अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अच्छा भाई, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद माज, योर एमडी कैट कंसल्टेंट। अच्छा बेटे, हम लोग जो हैं वो एक्चुअली गैदर हुए हैं एक छोटे से इंफॉर्मेशन सेमिनार के लिए, एंड दैट इज अनीस हुसैन प्रेजेंट कर रहा है आपको एक करियर एंड कॉलेज काउंसलिंग सेशन, जिसके अंदर हम दो चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो हमारा बेसिक डिस्कशन होगा वो मेजरली हम कोशिश करेंगे टारगेट करें किस चीज को, दो हिस्सों को। इस पूरे सेशन के अंदर हम कोशिश करेंगे, जो पहला पार्ट होगा हमारे पास, हम कोशिश करेंगे उसके अंदर डिस्कस करें प्रॉपरली थ्रू योर कॉलेजेस, थ्रू योर डिस्कशन कि कितने कॉलेजेस अवेलेबल हैं आपके पास, मेड स्कूल्स का क्या क्या है। साथ साथ उसके आपके पास मेडिकल स्कूल्स के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास मेडिकल स्कूल्स के अंदर किस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ऑब्लिगेशन रिक्वायर्ड हैं, क्या बेसिक चीजें हैं जिनके जरिए से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी साइड पे हम जो डिस्कशन हमारे पास जो सेकंड पार्ट होगा वो मेजरली हम फोकस करेंगे किस चीज के ऊपर, वो हम फोकस करेंगे हमारे पास कि हम यहाँ देख सकें कि एमडी कैट एक्चुअली क्यों, उसका बेसिक पर्पस क्या है, उसका क्या सिनेरियो है और वो हम लोग क्यों करते हैं, एमडी कैट एक्चुअली है क्या, और उसके थ्रू हम मेडिकल यूनिवर्सिटीज के थ्रू एडमिशन कैसे हासिल कर सकते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर दो हिस्सों में हम डिस्कशन को प्रोलॉन्ग करेंगे। आई होप सो हम स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले बेसिकली जाऊंगा कि एक्चुअली अनीस हुसैन एक इंडिविजुअल हैं जिनकी बेसिकली आप लोगों के सामने इस वक्त क्वालिफिकेशन मेंशन की है, और उन्होंने ये इदारा कायम किया और फिर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएट होते चले गए, और मेड स्कूल्स के अंदर, बिजनेस स्कूल्स के अंदर, इंजीनियरिंग स्कूल्स के अंदर, मल्टीपल स्कूल्स के अंदर, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के अंदर ग्रेजुएट स्कूल्स के लिए यूजुअली उन्होंने क्वालिफाई किया, एंड देन दे गेट एडमिशन, दे गेट एन एडमिशन इन दैट पार्ट। और माशाल्लाह माशाल्लाह से कंटिन्यूसली एडमिशन होता चला गया, और फिर बहुत सारे एडमिशन्स के बाद हमारे पास जो है वो यूजुअली हम कंसिडर करते हैं कि आज जो है एक लेगेसी के साथ हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं इस पूरे के पूरे सेमिनार को। अच्छा देखें, जनरली हम टारगेट करते हैं किस चीज को, सबसे पहले हम बेसिकली टारगेट करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज ऑफर कर रहा है नीस हुसैन आपको, जिसके अंदर तमाम किस्म के टेस्ट प्रिपरेशन है। अगर हम बात करें लोकल आर्ट बिजनेस स्कूल्स हो, मेड स्कूल्स हो, इंजीनियरिंग स्कूल्स हो, इसके अलावा सैट प्रिपरेशन हो, इसके अलावा कंपनी जॉब टेस्ट की प्रिपरेशन हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो, काउंसलिंग सर्विसेज हो फॉर एडमिशन इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। सो इसके अंदर हम बहुत सारी आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें। जो बेसिक एम है, जो बेसिक फोकस है, वो कोशिश ये है कि हम बेसिकली इन उन चीज़ों की तरफ टारगेट करें, उन चीज़ों को हम एड्रेस करें जो हमारे पास बहुत बेसिक है। हम टारगेट करेंगे इस सेशन के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को, और हम कोशिश करेंगे कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की आपके सामने एक बहुत थॉरली एक प्रेजेंटेशन रखी जाए और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को समझाया जाए आपको। तो हम सबसे पहले पोर्शन के अंदर जो है वो डिस्कशन एक्चुअली कर लेते हैं, वाई वी हैव दोज मेडिकल यूनिवर्सिटीज, और मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंदर जो ग्रेजुएट स्कूल्स हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या क्या आप लोगों के पास एडमिशन क्राइटेरिया। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हम बेसिकली डिविजन देख लेते हैं कि हमारे पास मेडिकल यूनिवर्सिटीज या मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल ग्रेजुएट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो इनको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास यूजुअली हुआ करता है पब्लिक सेक्टर, और एक हमारे पास हुआ करता है प्राइवेट सेक्टर। जब भी हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारे पास मेजर यूनिवर्सिटीज जो है उसके अंदर आमतौर पर हमारे पास एक डाउ मेडिकल कॉलेज है, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज का हिस्सा है। इसके अलावा सिंध मेडिकल कॉलेज है विच इज अगेन JSMU, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। और साथ साथ हमारे पास कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है जो कि अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी एंड विच इज SMBBMC, और उसके साथ यूनिवर्सिटी यू भी लगाया जाता है, यानी ये बेसिकली हमारे पास SMBMC यू हमारे पास कहलाता है। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर हम आ जाएं तो हम बात करते हैं आखान यूनिवर्सिटी की, ज़ाउतीन यूनिवर्सिटी की, बहरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज की, यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की, लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री की, अल्तिब्री की, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज की, उसके अलावा बकाई यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड डेंटल साइंसेज की। इसके अलावा हम बात करते हैं जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, हमदर्द कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, किम्स कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो इस तरह हमारे पास एक ह्यूज लिस्ट है पूरी की पूरी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अच्छा, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर आखान यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया वो बिल्कुल डिफरेंट है बनिस्बत बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज के। तो हम कोशिश करेंगे कि आखान यूनिवर्सिटीज को हम सेपरेटली डिस्कस कर लें, AKU प्रोग्राम्स को अच्छे से डिस्कस कर लें, उसका क्राइटेरिया डिस्कस कर लें। तो इन सारी चीजों की तरफ हम चलेंगे। तो हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हम कोशिश करेंगे एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को डिस्कस कर लें, और कुछ हद तक हम बेसिकली प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज को डिस्कस करें। अब
इसके अलावा ये तो मेडिकल कॉलेजेस थे, इसके अलावा क्या हमारे पास डेंटल कॉलेजेस हैं? यस बिल्कुल, डेंटल कॉलेजेस हैं। डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज, आपको बेसिक उसके अंदर आमतौर पे 3 डेंटल कॉलेजेस हैं, 3 जगह पे आपको डेंटल प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। एक आपके पास डाइकोइज है, डॉक्टर इशरत विवाद खान इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल हेल्थ एंड साइंसेज। इसके अलावा डीडीसी है, डाओ डेंटल कॉलेज है। डीआईटीसी है, डाओ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज है। साथ साथ SIOHS है, which is Sindh Institute of Oral Health and Sciences, and lastly हमारे पास KMDC, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। अच्छा भी इसके अलावा अगर हम बात करें, ये SIOHS जो है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल हेल्थ एंड साइंसेज, ये एक्चुअली पार्ट है JSMU का, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का। साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के अंदर बात करें तो अल्तमश यूनिवर्सिटी है, जलाउद्दीन यूनिवर्सिटी है, जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज है, लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री है। इसके अलावा हमारे पास पका यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, पहरिया मेडिकल यूनिवर्सिटी है, हमदर्द कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री है। और इन सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके पास प्राइवेट सेक्टर की अफिलिएशंस मौजूद है। प्राइवेट सेक्टर के लिए हम इनको क्लासिफाई करते हैं। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले जनरली थोड़ा सा समझ लेते हैं why we always discuss about AKU, AMC, DOHS and JSMU। सबसे पहला ये टारगेट हुआ करता है हर एक मेडिकल एस्पिरेंट का, जो बच्चा प्री मैड लेता है, जो बच्चा बेसिकली ए लेवल्स में बायोलॉजी को सिलेक्ट करता है, वो उसकी ख्वाहिश ये हुआ करती है कि दे वांट टू गो एंड दे वांट टू गो इनटू 4 मेजर यूनिवर्सिटीज। सबसे पहले आखान यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा आर्मी मेडिकल कॉलेज है, which is affiliated with NUMS, National University of Medical Sciences, and that is affiliated with NUS, National University of Science and Technology। इसके अलावा हमारे पास डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज एंड लास्टली जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटीज। अब देखें, सबसे पहले अगर हम इन सारी यूनिवर्सिटीज को देखते हैं, सारे मेडिकल कॉलेजेस को देखते हैं, तो कुछ बेसिक अफिलिएशंस की तरफ जाते हैं। वो बेसिक अफिलिएशंस हमारे पास क्या है? देखिए, HEC हायर एजुकेशन कमीशन रैंक करता है ये जो 4 यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें आखान यूनिवर्सिटी को रैंक करता है नंबर 1 यूनिवर्सिटी के तौर पे। उसके अलावा हमारे पास नम्स जो है वो एक्चुअली क्लासिफाई की जाती है एज नंबर 3। इसके अलावा DOHS, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज की अगर हम बात करें तो प्रोविंशियल लेवल पे दैट्स अ बेस्ट यूनिवर्सिटी इन सिंध। बट अगर हम बात करते हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज को अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में देखते हैं तो हमारे पास 4th यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो HEC रैंकिंग के हिसाब से 7th यूनिवर्सिटी है। तो अगर हम पाकिस्तान के अंदर पहली 7 यूनिवर्सिटीज के अंदर जा रहे हैं तो उन पहली 7 यूनिवर्सिटीज के अंदर 4 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें AKU, AMC, DOHS, JSMU। अच्छा, अब इनको टारगेट करने की या इनकी रैंकिंग की बेसिस क्या होती है? यूजुअली रैंकिंग की जाती है रिसर्च पब्लिकेशन बेसिस के ऊपर, नंबर 1। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ एक कल्चर है, जनरल कल्चर है। वो कल्चर ये है कि हमारे यहाँ आमतौर पर चीजों को लर्न किया जाता है, पढ़ा जाता है और पढ़ के उसको मेमोराइज किया जाता है। दुनिया के अंदर यूजुअली अगर आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट आमतौर पे लोगों के अंदर इस तरह की होती है कि लोग रिसर्च बेस्ड एनालिसिस को फॉलो करते हैं और वो उसी के डेवलपमेंट के ऊपर, उसी डेवलपमेंटल पैटर्न के ऊपर ग्रो करते हैं। तो जब भी हम बाकी सारी दुनिया की बात करते हैं तो बाकी सारी दुनिया एक्चुअली हमारे पास क्या कर रही है, हर एक मेडिकल स्कूल का स्टूडेंट, हर एक ऐसा स्टूडेंट जो मेड स्कूल के अंदर मौजूद है, वो रिसर्च बेस्ड एनालाइज करता है चीजों को और न्यू डेवलपमेंट्स के ऊपर काम करता है। क्योंकि देखें, मैं मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं ना, तो मेडिसिन हो या डेंटिस्ट्री हो, दोनों के अंदर हमारे पास एक बहुत बेसिक वैल्यूएबल चीज है। वो ये है कि यूजुअली आप ग्रो करना चाहते हो तो आप किस बेसिस पे ग्रो करोगे? अपनी न्यू रिसर्च बेसिस के ऊपर। क्योंकि आपके न्यू रिसर्च पेपर होंगे अल्टीमेटली, तो आप किसी तरफ, किसी डायरेक्शन की तरफ मूव करोगे और कंट्रीब्यूट करोगे इनटू दैट मेडिकल साइंस। साथ साथ अगर हम बात करें इन तमाम यूनिवर्सिटीज की वैल्यूएबल डिग्रीज हैं, यस, खाली पाकिस्तान में वैल्यूएबल डिग्रीज नहीं है बस, बल्कि अगर आप अक्रॉस द ग्लोब जाएंगे तो आपको हर जगह पे इन तमाम यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि अब एलुमनाई मेंबर होंगे और यूजुअली कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर हम पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड कहीं की भी एग्जाम्पल ले लें, चाहे हम स्टेट्स की एग्जाम्पल ले लें, चाहे हम यूरोप की एग्जाम्पल ले लें, या हम बेसिकली अगर फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट की भी एग्जाम्पल लेना चाहे तो यस, फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हमारे पास यूजुअली क्या हुआ कहते हैं, बहुत बड़ा अलमनाई है AKU, AMC, DOHS और JSMU का। साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी मेंबर्स जो होते हैं वो आमतौर पे यूजुअली हाईली क्वालिफाइड होते हैं, डिवोटेड होते हैं टू द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो डिसाइड करता है हमारे पास PMC, PMDC। इसके अलावा अलमनाई नेटवर्क, एज आई हैव टोल्ड यू, अलमनाई नेटवर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप
जितनी भी लर्निंग प्रोसेस है आपका वो कंप्लीट हो जाता है जब आप इंटरमीडिएट करते हैं या आप बेसिकली किसी भी ग्रेजुएट स्कूल के अंदर एंटर होते हैं, तो वो कंसिडर किया जाता है कि बेसिकली आपका जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप जैसे मैंने कहा न्यू डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगे और फिर उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो एक प्रॉपर अलुमनाई नेटवर्क की जरूरत होती है, आपको अपने सीनियर्स की जरूरत होती है फॉर गाइडेंस। और यूजुअली अगर हम बात करें तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज का एक प्रॉपर और असेंबल्ड एक्सीलेंट अगर हम कहेंगे अलुमनाई नेटवर्क है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा रिसर्च इन एकेडेमिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एकेडमिक्स, जब भी आप एकेडमिक्स की बात करोगे तब आप सबसे बेसिक बात किसकी करोगे, रिसर्च की बात करोगे। एंड दैट करिकुलम जो कि पीएमडीसी डिजाइन करता है, पीएमडीसी फॉलो करता है, उसी करिकुलम को बेसिकली ये चारों यूनिवर्सिटीज हमारे पास क्या करती हैं, फॉलो करती है। तो दीज आर द प्राइमरी थिंग्स जिनकी तरफ हम देखते हैं हमेशा जब भी किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी को, मेड स्कूल को देखते हैं। तो ये चार चीजें हमारे पास बहुत बेसिक हुआ करती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रेक डाउन करेंगे आखान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज को अलग से डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर हम एएमसी को डिस्कस करें जो कि नम्स के अंदर आती है, नम्स के अंदर एफिलिएट होती है। इसके साथ हम बेसिकली फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डीयूएचएस डाउ मेडिकल कॉलेज को डिस्कस कर लेंगे, बीडीएस के अंदर हमारे पास डाइकोइस को डिस्कस कर लेंगे, एंड देन सो ऑन जेएसएमयू को डिस्कस करके, केएमडीसी को डिस्कस करके, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी को डिस्कस करने के बाद हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अगर हम जाते हैं आखान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज में, तो देखें आखान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के अंदर अगर जो प्रोग्राम ऑफर हो रहा है वो आप लोगों को प्रोग्राम ऑफर हो रहा है एमबीबीएस, एंड विच इज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। दो चीजों का एक बैचलर प्रोग्राम है जो कि डॉक्टरेट प्रोग्राम हुआ करता है यूजुअली अगर हम बात करें, क्योंकि 5 साल का प्रोग्राम है, 5 साल के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं दे आर डॉक्टरेट प्रोग्राम्स। और यूजुअली अगर हम देखें तो ये हमारे पास 100 सीट्स मौजूद होती हैं इनकी। अगर हम बात करें आगा खान की, आखान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के अंदर यूजुअली आपके पास बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर सबसे बेसिक चीज ये हुआ करती है कि अगर आप सीआईएस के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने ए लेवल्स किया है तो आपके सब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर आपके पास मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए इन ईच सब्जेक्ट। जबकि अगर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट प्री मेडिकल की, तो अगर किसी बच्चे ने इंटरमीडिएट किया हुआ है प्री मेडिकल से, सो उसकी मिनिमम परसेंटेज हमारे पास फॉर एप्लीकेशन पर्पस हमारे पास 70% होना चाहिए। इसके अलावा क्लियरिंग द टेस्ट, जो इनका एग्जाम आता है उस टेस्ट को क्लियर करना होता है, और साथ साथ इंटरव्यू क्लियर करना होता है। और इंटरव्यू एक प्रॉपर पैनल बेस्ड इंटरव्यू होता है जिसके अंदर मल्टीपल लेवल्स आपके डिस्कस किए जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी के, आपकी एजुकेशन के, एकेडेमिया के। इसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें, साथ साथ आपकी लीडरशिप स्किल्स को देखा जाता है। तो इंटरव्यू एक पैनल बेस्ड इंटरव्यू होता है प्रॉपर, उसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है, रूल आउट किया जाता है। साथ साथ हम कहेंगे कि टेस्ट क्लियर करना पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंपल्सरी थिंग है। तो बेसिकली उसको टेस्ट को क्लियर करना जरूरी है। आगे चल के आप जब डिस्कस करेंगे पीएमडीसी के टेस्ट के लिए मिनिमम मार्क्स क्या चाहिए उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अब जरा हम आ जाते हैं एकेयू के जो एडमिशन टेस्ट है उसके ऊपर। एकेयू के जो एडमिशन टेस्ट है उसके अंदर एक्चुअली ब्रेकडाउन ये है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो आपके मेजर साइंसेज होते हैं इसके 20 क्वेश्चंस होते हैं फॉर ईच सब्जेक्ट। साथ साथ एक साइंस रीजनिंग का पोर्शन होता है जिसके 20 क्वेश्चंस होते हैं, इंटर रिलेटिव साइंसेज हुआ करती है। और उसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग्स होती हैं, और साथ साथ इनके भी 20 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, ये जो साइंस रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग का पोर्शन है इसके अंदर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग स्पेसिफिकली। इसके अलावा इस साल इन्होंने ये थोड़ा सा चेंज किया है और क्या किया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर उसकी नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर दी। व्हाई? बिकॉज साइंस रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग थोड़ा सा क्या हुआ करता है हमारे पास डिफिकल्ट होता है यूजुअली आमतौर पे, तो उसके अंदर उन्होंने लग्जरी दे दी थोड़ी सी बच्चों को ताकि आराम से बच्चे उस चीज को अटेम्प्ट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। उसके अलावा टोटल टेस्ट टाइम अगर आप काउंट करेंगे तो दैट इज 120 मिनट्स, 2 आवर आपके पास मौजूद होंगे। अच्छा, एक बहुत बेसिक रूल है, दैट इज कैलकुलेटर्स कभी भी अलाउ नहीं होते। अच्छा, अब ये एक माइंडसेट है कि कैलकुलेटर हमें क्यों अलाउ नहीं है, बिकॉज वी आर प्री मैथ स्टूडेंट, तो हमें तो कैलकुलेटर अलाउ होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कैलकुलेटर अलाउ होना चाहिए। उसकी बेसिक वजह यह है, थोड़ा सा समझिएगा, आपकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए।
बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बहुत दफा ऐसा हुआ करता है कि मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक मेडिकल कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास कभी कभार मेडिकल इमरजेंसी के अंदर इस तरह का पेशेंट आ सकता है कि तकरीबन 1-1.5 साल का बच्चा हो, उसको बेसिकली डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 हो, और फिर वो साथ साथ कोमा कंडीशन के अंदर जा रहा हो। तो अब ऐसे बच्चे के अंदर आपको कंटिन्यूअस इंसुलिन डोज एडजस्टमेंट चाहिए होती है विद यूरिन आउटपुट। तो अब यूरिन आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसके साथ साथ आप इंसुलिन डोज एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे। कभी कभार सेम कंडीशंस अडल्ट्स के अंदर आती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास आपकी मैथमेटिकल स्किल्स, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स कम से कम इस काबिल होनी चाहिए कि आप क्या कर सकें, डोज एडजस्टमेंट को देख सकें, साथ साथ यूरिन आउटपुट को मेजर कर सकें, और उन दोनों चीजों के कोलैबोरेटिव मेजर्स के थ्रू आप क्या कर सकें, पेशेंट को ठीक कर सकें। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हुआ करती हैं लाइफ के अंदर जहां पे आपको बेसिकली उन तमाम बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। सो यस, इसीलिए मैथमेटिकल रीजनिंग और साइंस रीजनिंग को भी इंक्लूड किया जाता है। साथ साथ कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं होते क्योंकि बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स होती हैं। तो यूजुअली उसके लिए आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ज्यादा तरीके से उसको बेहतर तौर पर क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे, और पेशेंट के लिए भी इससे अल्टीमेटली फायदा होगा। साथ साथ अगर हम बात करते हैं खान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज की टेस्ट डेट की, तो टेस्ट यूजुअली आमतौर पे होगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर। और उस जो 2024 के अंदर हमने पूरा कैलेंडर ऑर्गेनाइज किया है, तो एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट जो है दैट इज 4th ऑफ अगस्त 2024। यूजुअली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर एग्जाम हो जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना जरा इसको एक थोड़ा सा हम टाइमलाइन को रिविजिट करते हैं। जरा थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे आप लोगों को ये काउंसलिंग सेशन आज क्यों दिया जा रहा है। ये काउंसलिंग सेशन फरवरी में भी हो सकता था, जनवरी में भी हो सकता था। लॉजिकली अगर हम सोचे तो शायद आप लोगों के हिसाब से ये तब भी हो सकता है या मार्च में भी हो सकता है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी बच्चे को ये समझाने का कि उसके लिए टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, टेस्ट की प्रिपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और पूरी की पूरी उसकी टाइमलाइन कैसे एडजस्ट हो रही है। सो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एग्जाम देने हैं, बहुत सारे बच्चों ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के एग्जाम देने हैं, बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास A2 के एग्जाम देने हैं। आप लोगों के यूजुअली एग्जाम अप्रैल मई के अंदर होते हैं। जब आपके एग्जाम अप्रैल मई में होंगे, जब आप एग्जाम से मई के अंदर फारिग होंगे, फ्री होंगे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक जून का मंथ होगा। और मैं जुलाई के मंथ को काउंट नहीं करूंगा। व्हाई? बिकॉज एटलीस्ट आपको 30 डेज चाहिए होते हैं बिफोर योर एग्जाम, ताकि आप अच्छे से चीजों को रिविजन कर सकें। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि हमारी स्कूलिंग के अंदर इतना पोटेंशियल है कि एक बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो किसी भी चीज को एक दफा सीखेगा और उसके दिमाग के बेसिक कॉर्टेक्स के अंदर वो चीज मेमोराइज हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो। कहीं हमारे यहाँ क्या चाहिए होता है, कंटिन्यूस रिपीटेशन। और यूजुअली अगर आपको कंटिन्यूस रिपीटेशन चाहिए तो अल्टीमेटली उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। सो आपको एटलीस्ट 1 महीना पहले अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के बाद उसको रिपीटेशन देना पड़ेगा। और अगर आप रिपीट करेंगे, उसको रिविजन करेंगे, तो नेचुरली आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम के अंदर बेहतर तौर पर स्कोर कर सकते हैं। सो अगर हम सिर्फ पूरी टाइमलाइन को अगर काउंट करें तो सिर्फ आपके पास जून का 1 महीना बचता है। और आई डोंट थिंक सो जून के अंदर आप 27 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, जो कि AKU की बोर्ड की बुक के अंदर है, इसके अलावा बाकी फिजिक्स के हमारे पास चैप्टर्स इसी तरीके से इन 20s हैं। इन 20s चैप्टर हमारे पास केमिस्ट्री के हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आप 60 और चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं विद इन अ मंथ। आई डोंट थिंक सो, कोई भी नहीं कर सकता, ये इनसेन चीज है। तो यूजुअली हमें क्या चाहिए होता है, हमें टाइम चाहिए होता है, इस एक प्रोसेस चाहिए होता है पूरा। अभी तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी लर्निंग पैटर्न्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग हो रही है, उसके अलावा आप लोग बेसिकली सब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग भी कर रहे हैं। अब सब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग के अंदर यूजुअली क्या हुआ करता है कि जब एग्जाम आता है तो एग्जाम सब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग से बिल्कुल भी उसके अंदर कोई इंक्लूजन नहीं होती है, एक्सक्लूडेड होता है। तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग होती है। जब हम OBLs की बात करते हैं तो OBLs के अंदर यूजुअली मल्टीपल टाइप ऑफ MCQs आते हैं, PCQs आते हैं। और उस MCQs और BCQ की साइकोलॉजी को एड्रेस करना, ये भी एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया है। अगर हम MCQs की बात करते हैं तो सिर्फ सिर्फ टाइप ऑफ MCQs में, बेसिक टाइप ऑफ MCQs अगर हम देखें तो वो 11 है। और उसकी भी सब क्लासिफिकेशंस में जाऊंगा तो 13 डिफरेंट टाइप ऑफ MCQs एड्रेस किए जा सके। तो अगर मैं कंसिडर करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 30 डिफरेंट काइंड ऑफ मेरे पास MCQs हैं। तो अगर कोई बच्चा 30 डिफरेंट काइंड ऑफ MCQs को समझता है तो मुझे लगता है कि उसके पास एटलीस्ट सैंपल पेपर
10 एमसीक्यूज पर टाइप होना चाहिए, तो 300 एमसीक्यूज उसको पहले ये समझने में लग जाए कि एमसीक्यू की टाइप्स कितनी होती हैं, फिर उन एमसीक्यूज को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, फिर हमारे पास उन एमसीक्यूज को किस के उनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं, फिर कैलकुलेटर्स के बगैर कैलकुलेशन करना, इसकी प्रैक्टिस, साथ साथ आपके फिर वो लॉजिकल लर्निंग। तो ये सारा एक पूरा एक मेजर हम कहा करते हैं कंपोजिट है या कंपोजिशन है, जो आपको एकेयू एग्जाम के लिए या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है। सो लाजमन सी बात है, आपको इसके लिए टाइम चाहिए होगा। और सबसे हाई टाइम क्या होता है, सबसे बेहतरीन टाइम क्या होता है कि आप अक्टूबर, मैक्स अक्टूबर के अंदर, सितंबर, मेरा तो अपना मानना है सितंबर के अंदर, बट मैक्सिमम अक्टूबर के अंदर अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि आप एटलीस्ट 1-2 महीने उस लर्निंग को देखें, उस सिनारियो को देखें कि किस तरीके से पढ़ाई होती है, और फिर उसको कैरी करें, तो आपको थोड़ा थोड़ा डिविजन हो जाएगा, टाइम हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और देखें, बहुत सिंपल सी बात है, अगर मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है तो उसके लिए मुझे शुरू से टारगेट करना पड़ेगा चीजों को। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर चीजों को एक साथ असेंबल कर लूं। ऐसा बहुत मुश्किल और रेयर होता है। आई थिंक सो कोई कर सकता है, बिल्कुल कुछ लोग कर जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 1 in many thousand, 1 in million होता होगा कोई इंडिविजुअल जो लास्ट टाइम में चीजों का असेंबल कर पाता है। वन आई डोंट थिंक सो कि इतना आसान है इस सारी चीज को असेंबल करना। सो दैट्स व्हाई आपके पास, अगर आप टाइमलाइन को देखोगे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के बाद सिर्फ 1 महीना होगा जिसके अंदर आपको ये सारी प्रिपरेशन करनी होगी। तो जो बच्चा ये सोचेगा कि एग्जाम के बाद प्रिपरेशन करने का टाइम है, आई डोंट थिंक सो उनके उनके पास टाइम मौजूद होगा भी। ठीक है, तो ये हमारे लास्ट ईयर के कुछ एकेयू के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया था, उनके एडमिशन्स हुए हैं। और स्पेसिफिकली हम यूजुअली बात करते हैं कि क्योंकि 100 एडमिशन्स है टोटल और पूरे पाकिस्तान से एडमिशन्स होते हैं, तो उसके अंदर अगर हम काउंट करते हैं 20 एडमिशन, so that is 20%, which is huge। टोटल अगर पाकिस्तान के अंदर देखें तो पाकिस्तान जितने बच्चे टेस्ट देते हैं उनका अपना परसेंटेज सिर्फ 1% एडमिशन होते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर से। तो अगर उसके अंदर से भी 20% एडमिशन हो रहे हैं एक एक इंस्टीट्यूशन के, तो आई थिंक दैट्स ह्यूज। साथ साथ अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अब हम बात करते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज और आर्मी डेंटल कॉलेज की, जो हमने डिस्कस करना था नम्स के थ्रू। और ये आपको 2 प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। एक है आपके पास MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसकी ओवरऑल 200 सीट्स मौजूद हैं, लेकिन इनकी सिविलियन सीट्स जो है वो 44 हैं। साथ साथ BDS, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, दैट इज उनके अंदर आमतौर पे 22 सीट्स है। ये हमारे पास सबसे बेसिक है। अगर हम बात करते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज के सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो ओवरऑल इंटरमीडिएट की परसेंटेज जो प्री मेडिकल की होगी या ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी होगी, दैट शुड बी मोर देन 60%। बट क्या 60% से ज्यादा पे एडमिशन होता है? आई डोंट थिंक सो। देखें, जो एडमिशन है ना वो यूजुअली पूरे पाकिस्तान से हो रहा है, और आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि फेडरल बोर्ड के अंदर जो बच्चों का स्कोर आता है, वो उनकी परसेंटेजेस यूजुअली आमतौर पे 95, 96, 97, 93 इस तरह की परसेंटेजेस ज्यादा आती हैं। जबकि अगर कोई एक बच्चा सिंध बोर्ड से प्रिपेयर कर रहा है या ए लेवल्स की मैक्सिमम इक्विवेलेंसी भी अगर हम देखें तो दैट इज 94, 93, 93। सो आई डोंट थिंक सो कि आपके पास इतनी परसेंटेज होगी कि आप आराम से कंपीट कर सकें आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए। लेकिन यस, हमारे बच्चों के एडमिशन्स होते हैं, इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छा, अब अगर हम बात करें एडमिशन्स इन नम्स एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन ओनली रिक्वायर्ड नम्स एमडी कार्ड, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसका मतलब यह है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपने अगर एडमिशन लेना है नम्स के अंदर, आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो सिर्फ आपको नम्स का एमडी कार्ड देना होता है। उसके लिए जो रेगुलर प्रोविंशियल एमडी कार्ड होता है, जिसको हम नेशनल एमडी कार्ड कहते हैं, वो प्रोविंशियल बेसिस पे होता है। वो एनएमडी कार्ड, नेशनल एमडी कार्ड, जरूरी नहीं होता पास होना। आज से 1 साल पहले अगर हम बात करें तो बिल्कुल जरूरी हुआ करता था उसका पास करना, लेकिन अब ये ऑब्लिगेशन खत्म हो गई है। तो अब ये है कि आपको नम्स का एमडी कार्ड देना पड़ता है और उसके थ्रू आपका एडमिशन हुआ करता है। अच्छा, इसका वेटेज क्राइटेरिया अगर हम काउंट कर लेना तो 10% ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी, और मैट्रिक अगर हम काउंट करते हैं, किसी बच्चे ने मैट्रिक किया हुआ है तो उसकी 10% मार्क्स काउंट होंगे। इसके अलावा अगर हम 40% बात करें तो दैट इज ए लेवल इक्विवेलेंसी या इंटर प्री मेडिकल ओवरऑल। अच्छा, ओवरऑल लिखने का मतलब यह है कि यहाँ पे साइंसेस के अलावा बाकी जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी काउंट होते हैं उन तमाम बच्चों के जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है।
जिन बच्चों ने A-levels किया है उनकी A-levels के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 A1 AS के हैं और 3 A2 के हैं, उनकी वो इक्विवेलेंसी कंबाइनली काउंट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 50% किसका काउंट होता है, नम्स का टेस्ट काउंट होता है। सो ये एक बहुत बेसिक वेटेज क्राइटेरिया, और इसको मैं छोटा सा आपके लिए ऑर्गेनाइज कर देता हूँ कि अगर किसी बच्चे के ओ लेवल्स के इक्विवेलेंस मार्क्स 90% हैं या मैट्रिक के अंदर उसने 90% स्कोर किया है, तो बेसिकली उसका जो 10% होगा दैट वुड बी 9। साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के ए लेवल्स के अंदर इक्विवेलेंस मार्क्स फॉर एग्जांपल जस्ट एन एग्जांपल कंसीडर करते हैं 90% है और इंटर प्री मेडिकल में भी उसके 90% है, तो उस 40% जो होगा, जो भी परसेंटेज होगी, आप उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम अगर 90% को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट वुड बी 36। साथ साथ अगर आप नम्स के टेस्ट में स्कोर करते हो अच्छा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट 95% स्कोर करता है, आगे हम टेस्ट का देखते हैं, और अगर 95% स्कोर करता है तो उसका हाफ काउंट होगा विच इज 40, हम यूजुअली कंसिडर करते हैं 42.5। और अगर हम 42.5 की बात करें इन जनरल नहीं, बल्कि 47.5 हमारे पास आ जाएगा 50% में से। इसके अलावा 40% में से हमारे पास 36 होगा, और उसके अलावा 9.0 होगा हमारे पास 10% में से। तो दैट वुड बी हमारे पास 45 एंड 47 विच इज 92.5। और आमतौर पर 92.5 एक ऐसा एग्रीगेट है जिसपे भी एडमिशन नहीं मिलता यूजुअली रम्स के अंदर, आमतौर पे इससे थोड़ा सा एग्रीगेट ज्यादा चाहिए होता है, तो इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए क्वालिफाई करना। लेकिन यस, पिछले सालों के अंदर एडमिशन्स हुए हैं, इसलिए हमें इसको यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत है। साथ साथ अगर हम एडमिशन टेस्ट की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस हमारे पास 150 होते हैं, जिसके अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास 55, जबकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हमारे पास 40 एंड फिजिक्स के भी 40 होते हैं। साथ साथ इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल टेस्ट टाइम आपके पास 2.5 आवर्स होता है, विच इज 150 मिनट्स। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, यूजुअली कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं होते। तो इसलिए हम बात करते हैं कि हमारे पास 150 क्वेश्चन है। मेजर चंक जो है वो बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री फिजिक्स का इक्वल चंक है, साथ साथ इंग्लिश भी मेंशन किया जाता है। और उसकी बेसिक वजह ये हुआ करती है क्योंकि हम लोग इंग्लिश को एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, तो इंग्लिश एक काउंटेबल सब्जेक्ट बन जाता है। अच्छा, लास्टली आर्मी मेडिकल कॉलेज की अगर हम टेस्ट डेट की बात करें तो एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट, अच्छा ये हम एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट हम कैसे बोल रहे हैं, ठीक है, एक जैसे मैंने कहा शुरू में मेंशन किया, हमारी एक लेगेसी है, हम ये काम बहुत अरसे से करते हुए आ रहे हैं सिंस 1989। तो अगर हम 1989 से आज तक ये काम करते हुए आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो दैट इज 34 इयर्स, और 34 ईयर हम कंटिन्यूसली पैटर्न नोटिस करते आ रहे हैं। तो एक पैटर्न बेसिस पे हम आपको एक एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट बता रहे हैं, यूजुअली 8 सितंबर 2024। और इस साल ज्यादा एग्जाम डेट्स के अंदर डिले नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर वुड बी द डेज जिसके अंदर आपको एमडी कैट में अपेयर होना पड़ेगा, लेकिन नम्स के एमडी कैट में। और आर्मी मेडिकल कॉलेज जैसे मैंने कहा दैट इज अफिलिएटेड विद नम्स, और बाकी सारी आप जो है इसके अंदर नम्स apac.edu.pk इस जो है एड्रेस है, इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं बाकी सारी इंफॉर्मेशन को, कौन कौन से कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं, कहाँ कहाँ मौजूद है, उनकी सारी डिटेल वहां पे मौजूद है। बट इसका बेसिक टेस्ट क्राइटेरिया ये है। अच्छा जी, ये हमारे पास इस साल के नम्स के टेस्ट स्कोर्स हैं, जिसमें हमारे पास माशाल्लाह से 90% से लेकर हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अप्रॉक्सीमेटली 55 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 75.1% के आसपास स्कोर है। दैट इज ह्यूज, अच्छा खासा स्कोर है बहुत सारे बच्चों का इनमें से। तो ये एक अच्छा स्कोर काउंट किया जाता है इन नम्स एग्जाम। यस, अब थोड़ा सा जरा बात कर लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे रेफरेंस में थोड़ा सा दे दूं, अगर ये आई होप सो ये स्लाइड आप लोगों के पास प्रॉपर्ली ओपन हुई हुई होगी और आप इसको देख रहे होंगे। इसके अलावा इन स्लाइड्स को अगर आप फॉर एग्जांपल डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो आप जो नीचे दिए गए एड्रेस हैं, जितने भी हमारे पास जितना भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उनके एड्रेस हैं, चाहे वो आप बेसिकली नॉर्मल फेसबुक के ऊपर आप देख लेंगे anishusain.dha, इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज है अनीस हुसैन ऑफिशियल, इसके अलावा यूट्यूब पेज है हमारे पास अनीस हुसैन ऑफिशियल। तो आप इनको 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 फॉलो करें, इनके ऊपर आपके पास प्रॉपरली सारी डिटेल्स मौजूद होंगी, और नई नई रिक्रूटमेंट डिटेल्स जितनी भी आती हैं वो सारी सारी हम वहां पे बेसिकली अपलोड करते हैं ताकि बच्चों को कंटिन्यूसली इन्फॉर्म कर सकें। अच्छा, अब सबसे पहला टारगेट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की,
तो कराची डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है, वो स्टूडेंट्स जो कराची डोमिसाइल बेस्ड है, ये तमाम स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अपना डोमिसाइल कराची का है और इनके फादर का डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए। सिंध में से कहीं का भी हो सकता है, चल सकता है, सिंध के अंदर कहीं का भी हो। ये तमाम सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे हम पहले उनके लिए बात करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एमबीबीएस की फील्ड की, तो एमबीबीएस के अंदर मैंने आपको पहले मेंशन किया था डाउ मेडिकल कॉलेज पब्लिक सेक्टर के अंदर, सिंध मेडिकल कॉलेज, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, और इसके अलावा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज दियारी। अगर हम बात करते हैं इन चार मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, तो इन चार मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो टोटल सीट्स हैं दैट इज 747। अब अगर हम बात करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं इसका, तो डाउ मेडिकल कॉलेज में 238 सीट्स है, सिंध मेडिकल कॉलेज में 232 सीट्स है, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में 212 सीट्स है। ये मैरिट बेस्ड, ओपन मैरिट बेस्ड सीट्स की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज के अंदर 45 टाउन बेस्ड कोटा सीट्स है, जिसमें 15 लियारी टाउन की हैं, 10 गडाप टाउन की हैं, 10 किमाड़ी की हैं, और इसके अलावा 10 बिन कासिम टाउन की हैं। साथ साथ अगर हम किसकी बात करते हैं, कराची के रेस्ट ऑफ द होल कराची की बात करते हैं, तो रेस्ट ऑफ द कराची की 20 सीट्स मौजूद है। तो ये टोटल ओपन मैरिट सीट्स है हमारे पास मौजूद। इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस की सीट्स की अगर हम बात करें, तो 43 डाउ के अंदर, 34 जेएसएमयू के अंदर है, 28 कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर है। इसके अलावा 10 शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज हम लियारी के अंदर है, या लियारी मेडिकल कॉलेज के अंदर कह सकते हैं। इसके अलावा हम जैमशरो मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें, तो वहां की भी हमारे पास यूजुअली 5 सीट्स हैं सेल्फ फाइनेंस की। तो टोटल अगर हम सीट्स की बात करें, तो दैट वुड बी सेल्फ फाइनेंस सीट्स 120 है। अच्छा, अगर हम इन दोनों को काउंट कर लें, दोनों को प्लस कर लें, तो अप्रोक्सीमेटली 867 सीट्स बनती हैं आपके पास। अच्छा, अब कुछ है रेसिप्रोकल सीट्स। रेसिप्रोकल सीट्स को थोड़ा समझने की जरूरत है। रेसिप्रोकल सीट्स की हम बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं, तो रेसिप्रोकल सीट्स का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल सीट्स का मतलब यह हुआ करता है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसके पास कराची का एक्चुअली डोमिसाइल नहीं होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसके पास इंटीरियर सिंध का डोमिसाइल होता है, उस बच्चे का मैं आगे मेंशन करूंगा मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो कि इंटीरियर सिंध में मौजूद हैं, उनके अंदर एडमिशन हो जाता है। तो जब उन बच्चों का वहां पे एडमिशन हो जाता है, तो वो रेसिप्रोकेट कर सकते हैं अपनी सीट को, और डाउ और जेएसएमयू के अंदर जो रेसिप्रोकल सीट्स है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाउ के अंदर टोटल 12 रेसिप्रोकल सीट्स है, और सिंध मेडिकल कॉलेज के अंदर टोटल 11 रेसिप्रोकल सीट्स है, टोटल 23 है। इसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और सिटी जेंडर बेस आप लोगों को यहाँ डिस्क्रिमिनेशन दे देता हूँ। लम्स के अंदर अगर हम बात करें, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर, तो आमतौर पे अगर हम बात करें जैमशोर के अंदर, बॉयज की 10 सीट्स है, 5 डाउ में, 5 एसएमयू में, एसएमसी में। इस तरह हम कह सकते हैं 5 डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस में, 5 जेएसएमयू में, जनरल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, या 5 डीएमसी में, 5 एसएमसी में। इसके अलावा पम्प्स की बात करें, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड साइंसेज की, तो अगर मैं बात करता हूँ नवाबशाह की, तो यूजुअली गर्ल्स की सीट्स है 5, अगेन डाउ में सीट्स हैं, और 5 हमारे पास जेएसएमयू में सीट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बुलान मेडिकल कॉलेज, बुलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज की, बुलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड साइंसेज की बुलान मेडिकल कॉलेज, दैट इज क्वेटा। क्वेटा से बॉयज की 2 सीट्स है, एक सीट आपके पास जेएसएमयू के अंदर और एक सीट आपके पास डाउ के अंदर है। इसके अलावा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल, ये सॉरी एसएमबी, हाँ ये एसएमबीबीएमसी है, लेकिन ये मीरपुर आजाद कश्मीर की यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर एक सीट है, और वो एक सीट एक्चुअली अगर हम देखें, तो वो हमारे पास स्पेसिफिकली सिर्फ डाउ मेडिकल कॉलेज में है। अगर हम बात करते हैं बीडीएस की, अच्छा लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें, तो लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस के अंदर यही आजाद कश्मीर की एक सीट बेसिकली अगर हम बात करते हैं, तो वो जेएसएमयू के अंदर भी थी। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की सीट्स की अगर हम बात करते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान की भी एक सीट लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन थी। अब हम बात करते हैं बेसिकली किस चीज की, हम बात करते हैं यहाँ पे इसके अलावा डेंटल कॉलेजेस की। तो डेंटल कॉलेजेस के अंदर अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, तो डाइक्वाइज डॉक्टर इश्तियाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल हेल्थ एंड साइंसेज, इसकी ओपन मेरिट सीट्स है हमारे पास 81, सेल्फ फाइनेंस सीट्स है हमारे पास 13, और टोटल हमारे पास सीट्स है 94। इसके अलावा हमारे पास डाउ डेंटल कॉलेज और डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज, ये दोनों कॉलेजेस हमारे पास एक्चुअली सेल्फ फाइनेंस सीट्स ऑफर करते हैं। डाउ डेंटल कॉलेज में 50 सीट्स हैं, और डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज के अंदर 48 सीट्स हैं। इसके अलावा सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल हेल्थ एंड साइंसेज के अंदर यूजुअली हमारे पास 30 सीट्स हैं ओपन मेरिट की, 5 सीट्स हैं हमारे पास सेल्फ फाइनेंस की। और कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर अगर हम बात करें, तो उसके अंदर 85 मेरिट सीट्स हैं,
जबकि हमारे पास सेल्फ फाइनेंस सीट सिर्फ 10 है, तो टोटल हमारे पास सीट्स हो जाती है 95। अब ये सारी यूनिवर्सिटीज की अगर मैं सीट्स की कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो सारी इस यूनिवर्सिटी की सीट्स हमारे पास हो जाती हैं 322 फॉर बीडीएस। ये हमारे पास सबसे पहले अगर हम काउंट करते हैं 322 बीडीएस, इसके अलावा 892 हमारे पास एमबीबीएस। तो टोटल मिलाकर हमारे पास क्या हुआ करता है, ये टोटल हमारे पास हो जाता है, वैल्यू हो जाता है 1214। तो हम काउंट करते हैं 1214 के ऊपर हमारे पास क्या हुआ करता है, 1214 के ऊपर हमारे पास ये वो काउंट है, ये वो हमारे पास मेरिट नंबर है, जिसमें आमतौर पे क्या हुआ करता है, हमारे पास एडमिशंस क्लोज होते हैं self finance as well as open merit as well as reciprocal seats। तो ये हमारे पास हम कहा करते हैं बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज की भी डिस्कशन करते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम बात करें तो आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास 100 सीट्स हैं। किम्स की अगर हम बात करें, बैरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज की बात करें, फजाइया और इत्तेफाक मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो ये तीनों कॉलेजेस हमारे पास अंडर नम्स आते हैं। नम्स के टेस्ट के थ्रू इसके अंदर एडमिशन होता है क्योंकि ये नेशनल यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज से एफिलिएटेड है। एक किम्स के अंदर 100 सीट्स हैं, बैरिया के अंदर आपके पास 150 सीट्स हैं, जबकि फजाइया और इत्तेफाक के अंदर तो यूजुअली आपके पास 100 सीट्स हैं। तो ये टोटल 350 सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, जो कि नम्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, सैयद कॉलेज इस यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जाउद्दीन मेडिकल कॉलेज, जाउद्दीन के अंदर 150 सीट्स हैं। अदरवाइज हमदर्द, बकाई, अल तिबरी, सर सैयद, लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज, लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, यहाँ पे हर जगह पे आपके पास इक्विवेलेंट 100 सीट्स अवेलेबल है। साथ साथ अगर हम बात करते हैं हमारे पास सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की, तो यूजुअली हमारे पास प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के अंदर हम बात करते हैं 80 सीट्स हमारे पास अल्तमश की होंगी। बकाई की अगर हम काम करते हैं तो 75 हैं। डेंटल कॉलेज बैरिया मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की 50 सीट्स हैं। डेंटल कॉलेज सर सैयद की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 50 सीट्स है। जरा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की बात करें तो देन अगेन 50 सीट्स हैं। लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में 75 हैं। फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज में 80 सीट्स है। और उसके अलावा साउथीन डेंटल कॉलेज और डेंटल सेक्शन हमदर्द जो कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री है, they have 50 सीट्स। अच्छा जी, अब जरा हम एक छोटा सा रफली जो हमारे पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की फीस है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो एडमिशन फी है ओपन मेरिट की, दैट इज 18,700 रुपीज, और जो ट्यूशन फीस है पर ईयर 31,900 रुपीज, 32,000 अगर हम काउंट करें ऑन एवरेज। बट लास्ट ईयर इसके अंदर, अभी इस साल क्योंकि प्रोस्पेक्टस अभी तक आया नहीं, अभी एडमिशन प्रोस्पेक्टस आएगा तो इनकी जो इस साल की फीस होगी उसके बारे में पता लगेगा हमें। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि इसके अंदर फी हाइक देखा गया है और वो यूजुअली 45,000 के आसपास है पर ईयर। साथ साथ सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस की कांस्टेंट फी है विच इज 25,000 एडमिशन फीस की बात करें। और अगर हम 4,40,000 की बात करते हैं, अगर हम यूजुअली आमतौर पे हमारे पास 0.44 मिलियन है, ये बेसिकली हमारे पास ट्यूशन फीस होती है पर एनम। साथ साथ सिंध मेडिकल कॉलेज के अंदर भी सिमिलर फी स्ट्रक्चर है मेरिट बेसिस पे। ओपन मेरिट के ऊपर वही आपके पास तकरीबन 18,700 आपके पास एडमिशन फी होगी, जबकि 32,000 आपके पास सेल्फ फाइनेंस फीस होगी पर एनम। Self finance के अंदर same 25,000 admission fee and then 4.4 lakh rupees approximately tuition fees per year। साथ साथ कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में जाएं तो they have 20,000 admission fees for self finance and open merit both। और उनकी जो yearly fees है for merit based student that is 50,000। और सेल्फ फाइनेंस की जो सीट्स है वो तकरीबन उनकी फीस है 6 लाख रुपए। अच्छा, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर किसी भी इंटीरियर डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट के लिए कोई सीट नहीं है, जबकि डाव मेडिकल कॉलेज और सिंध मेडिकल कॉलेज के अंदर जो हमने रेसिप्रोकल सीट्स की बात की थी वो मौजूद है, बट कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में नहीं है। उसके अलावा शहीद मेहता बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज तैयारी में है और दैट इज 25 सीट्स अवेलेबल है। ओपन मेरिट सीट्स अगर हम बात करें एडमिशन फीस की तो हमारे पास दैट इज 18,700 रुपीज। अगर हम एडमिशन की बात, एडमिशन फीस वही 20,000 रुपीज एंड देन ट्यूशन फीस आपके पास सेम होगी जैसे डावर एसएमसी की है विच इज 32,000 रुपीज। और सेल्फ फाइनेंस की फीस की बात करते हैं तो विच इज सेम, जो 25,000 हमारे पास ओपन मेरिट की होगी और तकरीबन सेल्फ फाइनेंस की 0.44 मिलियन होगी। अच्छा जी, साथ साथ अब डाउ
मेडिकल कॉलेज, सिंध मेडिकल कॉलेज, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज के लिए आपने देना है नेशनल एमडी कैट, जो कि नेशनल लेवल पे होता है लेकिन उसको प्रोविंशियल बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें इसके अंदर, तो आपके पास ओवरऑल इंटरमीडिएट की परसेंटेज प्री मेडिकल की मिनिमम 60% होना चाहिए। लेकिन अगेन दोबारा से वही बात है, 60% वाली एडमिशन इसको नहीं होता, बट एप्लीकेबल होते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनके पास 60% से ज्यादा हो। पीएमडीसी का टेस्ट स्कोर जो है वो it shouldn't be less than 55% for medical college and 50% for dental college. इसको जरा समझ लीजिएगा। इसका मतलब है एक बच्चा जिसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसको जो पासिंग मार्क्स चाहिए दैट इज 55%। 200 क्वेश्चंस का 200 मार्क्स का हमारे पास टेस्ट होता है, और हम काउंट करते हैं कि 200 में से अगर हम कोई वैल्यू डिटरमाइन कर लें तो दैट इज 110 मार्क्स से ज्यादा चाहिए आपको, अगर आपको एडमिशन चाहिए फॉर मेडिकल कॉलेज, और अगर आपको 100 से ज्यादा होंगे तो दैट वुड बी फॉर डेंटल कॉलेज। अब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस जो आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका अपना CNIC होना चाहिए अगर आप 18 साल के हैं। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपके पास बी फॉर्म होगा, या और साथ साथ आपके पास फादर का CNIC होना चाहिए जिसके ऊपर परमानेंट एड्रेस जो है वो कराची का मौजूद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार एक से ज्यादा एड्रेस भी होते हैं, तो उसमें से एक एड्रेस मिनिमम आपके पास कराची का लाजमी होना चाहिए। साथ साथ डोमिसाइल एंड PRC आपका कैंडिडेट का भी और आपके फादर या ग्रेजुएट का, दोनों में किसी का भी, जो भी आप डोमिसाइल PRC देख रहे हैं वो बेसिकली आपके पास दोनों स्पेसिफिकली कराची के होना जरूरी है। और जैसे मैंने कहा अगर फादर का सिंध का भी होगा तो चलेगा, लेकिन आपका अपना डोमिसाइल PRC लाजमी कराची का होना जरूरी है। अब अगर हम बात करें DOHS, JSFU, KMDC, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज, इसके एडमिशन टेस्ट की बात करें या NMD कैट की बात करें, तो टोटल क्वेश्चंस हमारे पास 200 होते हैं, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का सबसे मेजर सेक्शन होता है which have 68 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के अंदर 54, फिजिक्स के अंदर 54, इंग्लिश के 8 क्वेश्चंस होते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग के आपके पास क्वेश्चन 6 होता है। जो टोटल टेस्ट टाइम होता है दैट इज 3.5 आवर्स, 210 मिनट्स होते हैं आपके पास। अच्छा, अब ये जरा थोड़ा सा समझिएगा, 200 MCQs हैं, 210 मिनट्स हैं, 210 मिनट मींस एक्चुअली ये एक अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आपके पास कंसंट्रेशन लैप्स नहीं होने चाहिए, जो आपके पास कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन का एक टाइम है। तो ये एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें एक बहुत बड़ा टाइम है, एक बहुत लेंदी पीरियड है जिसके अंदर आपने कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। अब ये भी एक बहुत डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है जिसको आपने वक्तन फवक्तन बेहतर करके, जैसे आप प्रोग्राम में अपने आप को क्या करेंगे, एनरोल करेंगे, आप बेहतर तौर पर इस चीज को सीखते चले जाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी चीज की, और कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं है, एज आई हैव टोल्ड यू कि कैलकुलेटर किसी तरीके से भी अलाउ नहीं होते। अच्छा, एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट क्या है कमिंग सेशन के अंदर? 25 अगस्त 2024। यूजुअली आमतौर पे थ्रू आउट पाकिस्तान जो PMDC टेस्ट कंडक्ट कराएगी दैट वुड बी 25 अगस्त 2024। तो अगेन हम वहीं दोबारा आ गए कि अगस्त के अंदर आपका AKU का एग्जाम होना है, अगस्त के अंदर आपका PMDC का NMD कैट होना है, सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपके पास जो एग्जाम होना है वो आपके पास स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो वो आपके पास एग्जाम होना है जिसके अंदर हम बात करेंगे नम्स की। तो तीनों एग्जाम आपके पास अगस्त सितंबर में आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपकी टाइमलाइन आपको कह रही है, बार बार हिट कर रही है कि आप अब अभी से उसकी प्रिपरेशन शुरू करें, रादर देन कि आप एग्जाम के बाद सोचें इसको, मई में आके सोचें या अप्रैल में आके सोचें। और देखें मार्च का महीना एक और रमजान का महीना होता है, वैसे तो होली मंथ है बट पाकिस्तान के अंदर इसको लेजी मंथ के तौर पे काउंट किया जाता है, और हम उसके अंदर कोई भी काम नहीं करते, तो वो एक महीना हमारी पढ़ाई जो होती है वो वैसी रह जाती है। सो इन शॉर्ट जो है आपके पास एक महीना आप वैसे ही डाउन होते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, उसके अलावा आपको एग्जाम के 2 महीने चाहिए होते हैं। सो अल्टीमेटली 3 महीने अगर हम निकाल देते हैं, 3 मंथ्स अगर मैं माइनस कर दूं आज से अगस्त में, तो मेरे पास सिर्फ 6 मंथ्स रह जाते हैं। और 6 मंथ्स के अंदर अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे प्रिपरेशन करना है एक सिन बोर्ड बेसिक कंटेंट को, या मुझे प्रिपरेशन करना है एक AU बेसिक कंटेंट को, साथ साथ मुझे CIS लेवल को भी हिट करना है, मुझे नीट लेवल को भी हिट करना है, मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेवल को हिट करना है, और सारी मल्टीपल लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन को एक साथ असेंबल करना है, तो दैट्स अ ह्यूज थिंग। तो इसको करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम चाहिए।
अब कुछ मेरे पास लास्ट ईयर के ये टेस्ट स्कोर्स हैं इस साल, क्योंकि अभी टेस्ट हुआ है। हमारे पास अनऑफिशियल रिजल्ट्स हैं, ऑफिशियल रिजल्ट्स नहीं हैं, और मैं बिल्कुल कतई इस बात के हक में नहीं हूं कि हम अनऑफिशियल रिजल्ट शेयर करें। लेकिन एक बहुत बड़ी बात, 513 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया 150 एंड अबव एमडी कैट 2022 के अंदर। आपको ये बात अंदाजा भी है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं तकरीबन 35 to 40% रिजल्ट की। ओवरऑल अगर आपके पास एक सिंध के अंदर अगर हम बच्चों के एग्जाम को देखें तो 13,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। 13,000 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ जो एडमिशन हो रहे हैं वो 1214 हमारे पास सीट्स हैं मेडिसिन और मेडिसिन एंड डेंटल कॉलेज की। तो अगर मैं मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की 1214 फीस को 13,000 स्टूडेंट जो सिर्फ कराची में टेस्ट दे रहे हैं, 13,000 स्टूडेंट, तो उसके अगर प्रोपोर्शन के हिसाब से देखूं तो सिर्फ 10% बनता है। और अगर एक इंस्टीट्यूट का अपना स्कोर 35 to 40% बच्चों का एडमिशन है, तो इट डज मीन दे आर डूइंग ग्रेट एंड दे आर हैविंग द रिजल्ट जो कि नॉर्मल एक एवरेज स्कोर से, एक एवरेज परसेंटाइल कैलकुलेशन से ज्यादा है। सो दैट्स अ वन थिंग जो कि एक लेगेसी है, जो एक लेगेसी बिल्डअप करता है, जो वक्त के साथ साथ एक बच्चे को इस काबिल बनाता है कि वो सीख सके पढ़ते कैसे हैं, कैसे जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते हैं, कैसे जो है खुद सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, किस तरीके से आप अपने अटायर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि न्यू लर्निंग कर सकें। और देखें, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा, कुछ कुछ थोड़ी सी डायरेक्शन दूंगा आपको। देखिए, ये एमडी कैट की प्रिपरेशन, एकेयू के जो कैट एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन, कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट जो एग्जाम है, एप्टीट्यूड टेस्ट प्रोग्राम है, इस क्या एक्चुअल वजह क्या है? देखिए, इसकी बेसिक वजह है हमारी स्कूलिंग कल्चर। स्कूलिंग कल्चर के बाद हमारे पास कॉलेज कल्चर है वो, और दूसरी बात है एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन गैप। देखो, दुनिया के अंदर आमतौर पे स्कूल से लोग जाते हैं हाई स्कूल्स के अंदर, हाई स्कूल से जाते हैं फिर कॉलेज के अंदर, एंड कॉलेज से जाते हैं वो ग्रेजुएट स्कूल्स के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कल्चर डिफरेंट है, स्कूल्स हैं एंड देन कॉलेजेस एंड देन डायरेक्ट ग्रेजुएट स्कूल है। तो 80 आप दुनिया के हिसाब से 3 साल ट्रांजिशन टाइम लैग करते हैं। और अगर वो 3 साल का ट्रांजिशन टाइम है जो आप लैग कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसको आपने कवर करना है एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। अब एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अगर मैं आपसे बोलता हूँ आप अपने आप को 3 ग्रेड एटलीस्ट पढ़ा पाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप एक नॉर्मल प्रिपरेशन के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट प्रिपरेशन करने वाले हैं, और अपने लॉजिकल थिंकिंग को 10 गुना ज्यादा बेहतर तौर पर डेवलप करने वाले हैं। भाई, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग है, आगे भी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग ही मिलेगी, ओबीएल्स ही मिलेंगे। तो यस, आपको लाजमन सी बात है, यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाएंगे, मेड स्कूल्स के अंदर, क्योंकि मैं डाउ ग्रेजुएट हूँ, मैं इसलिए बहुत अच्छे से जानता हूँ। आखान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के अंदर, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के अंदर, जेएसएमयू के अंदर आपके पास जितनी भी लर्निंग है वो सारी ओपीएल बेस्ड है। और वो सारी के सारी केस बेस्ड लर्निंग्स होती हैं, ओबीएल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग्स होती हैं, जिसमें बीसीक्यूज होते हैं, नॉट एमसीक्यूज। सिनेरियो बेस्ड एसबीएल्स होते हैं, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग्स होती हैं। तो दीज आर द लर्निंग्स जिनको आपने एड्रेस करना है, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को, अपने माइंडसेट को पहले से डेवलप करने पड़ेगा ऑन दैट पार्ट। तो दैट इज वाई हमारे पास जरूरी होता है ये एग्जाम प्रिपरेशन। दैट इज वाई हमें ये अपने आप को 3 ग्रेड एक साथ अपग्रेड करना पड़ता है। और ये एक साथ अपग्रेड करना और इतना बड़ा ट्रांजिशन एक साथ लेना एक बच्चे के लिए तभी मुमकिन हो सकता है जब उसको बेहतर गाइडेंस, जब उसको बेहतर एफिलिएशन, जब जब उसको एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसकी अपनी लेगेसी हो, जिसका अपना कल्चर हो, जिसका अपना एक लर्निंग मेथड हो, लर्निंग क्राइटेरियाज हो, जिसकी अपनी एक एनालिसिस बेस्ड लर्निंग हो, उसके ऊपर जब बच्चा आता है तो नेचुरली उस रास्ते के ऊपर चलते हुए वो ग्रो करता है। और जब वो ग्रो करता है तो वो ग्रो करके अल्टीमेटली क्या करता है, एक्सेल करता है अपने आप को इन दैट पार्ट। सो दैट इज द थिंग, दैट्स व्हाई वी नीड एमडी कैट। तो ये सारा कुछ हमने देखना है। तो हमने मल्टीपल करिकुलम्स को फॉलो करना है, मल्टीपल करिकुलम्स का एक कॉमन सिलेबस है, कॉमन करिकुलम को फॉलो करते हुए चीजों को हर लेवल पे एक साथ एड्रेस करना है। कहाँ बात को किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला हुआ है, कहाँ किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोला हुआ है, उन पॉइंट ऑफ व्यू को एक साथ एड्रेस करना, दैट्स अ थिंग जिसके ऊपर काम होता है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे पास लास्ट ईयर
2022 के जितने भी हमारे एमडी कैट के हाई स्कोर्स हैं उनका यहाँ पे मैं स्लाइड्स मेंशन करूं, और आप जैसे देख रहे होंगे कि इतने सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जिनका स्कोर है अप्रॉक्स, देखिए आपके सामने है। जब मैं 160 की लाइन में आता हूं तो 200 क्रॉस कर जाता हूं मैं। तो इसका मतलब है वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन हुआ, जिनका एमडी कैट स्कोर बहुत अच्छा था। और 180 160 score, do you know 160 score means? 160 score does means we are talking about the 80% of the score, and that's a huge score. साथ साथ एक दो चीजें जरा हम जरूर डिस्कस करेंगे। अनीस हुसैन, व्हाई वी नीड अनीस हुसैन? अगेन मैं बात कर चुका हूं, हमारे कल्चर की बात कर चुका हूं, मैं डायनामिक्स की बात कर चुका हूं, मैं प्रिपरेशन मेथड की बात कर चुका हूं। यहाँ पे बहुत सारी बात लिस्ट करने की है, जैसे फॉर एग्जांपल हाईएस्ट सक्सेस रेट सिंस 1989, एंड एज आई हैव टोल्ड यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेगेसी। इंस्टीट्यूट एक दिन में नहीं बनता, इदारा एक दिन में नहीं बनता, सालों की कंटिन्यूस एफर्ट होती है, सालों का कंटिन्यूस सक्सेस होता है, जिसके बाद बच्चे जो है वो, या आमतौर पे कोई भी कल्चर जो है वहां पे एक डेवलप हो पाता है जिसके अंदर हर बच्चा ग्रो कर सकता है। एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स हैं एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी है, दो चीजें। एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स डज नो मींस कि कोई इंडिविजुअल जो एक्सपर्ट है उसकी एज मैटर नहीं करती, उसकी एक्सपर्टीज मैटर करती है। ये मैटर करता है वो किस डायरेक्शन में बच्चों को किस तरीके से लेके चलते हैं। एक्सपीरियंस फैकल्टी है, यस दे आर हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स फॉर ऑल काइंड ऑफ कोर्सेज, रिमेंबर दैट थिंग। एंड व्हाई दिस एक्सपीरियंस मैटर्स, बिकॉज अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा एग्जाम क्या आता है, एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेगेसी नहीं होगी, तो दे डोंट नो कि एग्जाम किस किस तरीके से बदल सकता है। अगर मैं 2 साल एक इदारा मेरा चल रहा है, 3 साल एक इदारा चलता है, तो अल्टीमेटली 4 साल एक इदारा चलता है, 5 साल इदारा चलता है, तो उसके अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं होगा जो 34 ईयर्स के एक लेगेसी, कंटिन्यूस बिल्डिंग लेगेसी होगी। साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेटरी मटेरियल्स पे प्रॉपरली काम होता है, थॉरली काम होता है, पूरा डिपार्टमेंट बैठ के काम करता है और उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश रहती है हर वक्त। स्पेशल एम्फेसाइज करते हैं यूजुअली सॉल्विंग क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, फास्ट पेस पे कैसे करना है, किस तरीके से उसकी बहुत बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स को अलाइन करना है, किस तरीके से कैलकुलेटर को अवॉइड करना है। वीक इंडिविजुअल्स को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, टीचर्स अवेलेबल होते हैं, सारी चीजें अलॉन्ग साइड क्लास एक्टर्स, एनी फॉर एनीथिंग they'll be there. Proper guidance, right career path, college, universities properly available होते हैं टीचर्स। इस यहाँ पे काउंसलर्स मौजूद हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हमारे पास कोर्स कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं, कोर्स कोऑर्डिनेटर्स अकरम खान मौजूद हैं, तो वो आपको सब प्रॉपरली थॉरली गाइड करते हैं एक एक चीज के अंदर। मल्टीपल लेवल्स हैं, मल्टीपल लेवल्स में आपको गाइडेंस मिलेगी, तो आप बेसिकली अलग अलग फील्ड्स के इंडिविजुअल से मिलकर अलग अलग फील्ड्स के स्पेक्ट्रम डेवलप कर सकते हैं अपने। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सारी चीजें तो वो हैं जो कि स्पेसिफिकली मेंशनेबल हैं, जो मैं लिख रहा बोल रहा हूँ। एक चीज जो मेंशनेबल नहीं है, जो इसको मेंशन नहीं किया जा सकता, शायद वो बोलना बेहतर है, हम एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स को ओन करते हैं। कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे बच्चे हैं, हम इनको ओन करते हैं फ्रॉम दिस वेरी फर्स्ट डे टिल देयर एडमिशन इन ग्रेजुएट स्कूल। सो हम हमेशा इनको फॉलो करते हैं, इनको इनको ओन करते हैं, परसू करते हैं, हर तरीके से कोशिश करते हैं कि इनको कैरी करें और अपने साथ कैरी करें टू द पॉइंट के जहां पे वो जाके ग्रेजुएट स्कूल्स के अंदर इनका एडमिशन कंप्लीट हो जाए। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द हाईली क्लासिफाइड फीचर जो आपको मिलेगा। देखिए कोई भी इदारा खराब काम नहीं करता, हर इदारा अच्छा काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कुछ इदारों की कुछ खुसूसियात होती है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग about Anis Hussain is that we own our people, we own our students. That's one of the most important thing. और आपको ये पता है ये बहुत रेयर क्वालिटी है जो जरूरी है। इसके अलावा हम 2 तरह के सेशंस कंडक्ट करते हैं, एक हमारे पास फिजिकल प्लस ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जिसको हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसके अलावा एक हमारा टोटल ऑनलाइन बेस्ड लर्निंग है, और उसके थ्रू भी बच्चों के बहुत सारे अक्रॉस होल वर्ल्ड हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं एंड दे विल गेट एडमिशन इन मेडिकल और डेंटल स्कूल्स। इसके अलावा मल्टीपल टाइम स्लॉट्स अवेलेबल है फॉर मेनी स्टूडेंट्स एंड डिफरेंट स्केड्यूल्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फॉर कन्वीनियंट लोकेशंस हैं कराची के अंदर, ऑल प्रोवाइडिंग द सेम हाई क्वालिटी टेस्ट प्रिपरेशन। अगेन पूरी एक सिंगल फैकल्टी है, वही डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है, वही टीचर्स काम करते हैं। साथ साथ इंटरव्यू ग्रुप प्रिपरेशन फॉर यूनिवर्सिटीज
people will guide you. Original past paper available हैं for practice, आप लोगों से शेयर किए जाते हैं अगेन स्मार्ट लर्निंग के थ्रू। साथ साथ रेगुलर फुल एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। उसके अलावा आमतौर पर टॉपिकल बेस्ड लर्निंग्स होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यूजुअली और अगर हम बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट होते हैं। तो मल्टीपल चीजें होती हैं, मल्टीपल लेवल ऑफ टेस्टिंग सिस्टम है जिसके थ्रू आप लोग बेसिकली क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो अपने आप को फॉर मेडिकल एंड डेंटल स्कूल। सो दैट इज द बेसिक थिंग, दैट इज व्हाट अनीस हुसैन इज प्रोवाइडिंग यू। और उसके साथ साथ ये कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, मैं चाहूंगा ये कुछ देर यहाँ पे रहे और इसको आप देख लें। और ये सारे कैंपसेस के कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, इवन 5 डिफरेंट कैंपसेस हमारे पास। डीएचए के अंदर 2 कैंपस हैं, एक डीएचए फेज 4 में है, एक फेज 6 के अंदर है। इसके अलावा गुलशन कैंपस है मेन नीपा चौरंगी के ऊपर। इसके अलावा बहादाबाद कैंपस है एक, और इसके अलावा नॉर्थ नाजुबाद कैंपस है एक, जो कि लड़ी कोतल के बिल्कुल चौरंगी के बिल्कुल उसी के साथ राउंड अबाउट के साथ है। इसके अलावा एक जौहर कैंपस है जो कि एक्चुअली अगर हम सफूरा राउंड अबाउट की बात करें तो उससे नियर बाय टू दैट सफूरा राउंड अबाउट। तो इनके तमाम आपके पास नंबर्स, कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे मौजूद है। आप इन कॉन्टेक्ट डिटेल के थ्रू अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं फॉर एमडी कैट प्रोग्राम। साथ साथ इसके अलावा आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए एड्रेस के ऊपर, जो मेल वेब एड्रेस है, उसके ऊपर आप अपने आप को वहां से भी अप्रोच कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज और रजिस्ट्रेशन पर्पस। यहाँ पे हम छोटा सा पॉज लेते हैं एंड देन विल कंटिन्यू। अच्छा जी, अब आप लोगों के हम क्वेश्चंस जो आप लोगों ने थ्रू दिस सेशन पूछे हैं, मैं कोशिश करता हूं उनकी जो है वो बेसिकली हम बात कर लेते हैं। देखें, आर्मी मेडिकल कॉलेज के जो मेडिकल कैडेट प्रोसीजर है उसको हम डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसकी प्रिपरेशन स्पेसिफिकली आईएसएसबी बेस्ड होती है। तो वो तो हम मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के अंदर जो कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है ना, कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम नहीं है, दैट इज आईएसएसपी बेस्ड टेस्ट है। तो उसके अंदर आप जो है वो आईएसएसपी बेस्ड लर्निंग करते हैं, उसके टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं रादर देन कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन। तो उसका हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, बट मैं जनरली आपको बता देता हूँ, एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि उसके लिए आपको बेसिकली सबसे पहले आईएसएसपी बेस्ड एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ता है। और अगेन दोबारा से जैसे आईएसएसपी का पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल्स है, उन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के बाद फिर उसके बाद एक एग्जाम होता है जो कि अगेन एमसीक्यू बेस्ड होता है। उसके बाद आपका एडमिशन होता है फॉर कैडेट प्रोसीजर। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, I am doing A-level, so should I take a gap year or give the test in 2024? देखो, दो चीजें हैं इसके ऊपर, दो पर्सपेक्टिव है। मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि आप ए लेवल्स अगर कर रहे हैं, आप A2 के एग्जाम दोगे मई के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम देते हो मई जून के अंदर, तो जब आप एग्जाम दोगे तो क्यों नहीं आप इस साल के लिए अप्लाई करते 2024 के अंदर? व्हाई नॉट? आप जब पहले से ये बात सोचो कि आप गैप ईयर लोगे, अगले साल एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगले साल फिर भी अप्लाई कर सकते हो ना, आपके पास तो यहाँ पे आप यू हैव 3 मेजर रन्स, तो आप बेसिकली 3 अटेम्प्ट्स है आपके पास, तो आप वो अगले साल के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। व्हाई नॉट दिस ईयर? आप इस साल भी अप्लाई करो, मेजरली अपने दिमाग में ये रख के करो कि आप अपनी पूरी एफर्ट करो, लर्निंग पूरी करो और आप एग्जाम में अपेयर हो। फिर उसके बाद देखो कि अगर आपके पास एडमिशन नहीं होता है तो यू कैन रीअप्लाई फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो आप एक रीटेक दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, कोई मसला और कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। लेकिन व्हाई नॉट दिस ईयर? अगले साल के एग्जाम, इस साल जो एग्जाम हो रहा है, इस साल आप एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हो, तो व्हाई नॉट कि आप जब मई जून के अंदर एग्जाम दोगे तो पहले से प्रिपरेशन करो। अच्छा, आपके A2 का जो आपका स्पेक्ट्रम है वो भी बेहतर होगा, क्योंकि आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज बढ़ेगी। जब आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपकी क्या होती है, सब्जेक्टिव बेहतर हो जाती है बेटा। तो व्हाई नॉट आप इस साल भी अप्लाई करो और अगले साल भी अप्लाई कर सकते हो। मैट्रिक में कितने मार्क्स होने चाहिए? देखिए, मैट्रिक में मिनिमम 60% रिक्वायर्ड है। वैसे तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट एक जनरल 60% अगर आपकी हो मिनिमम, आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका 10% काउंट होगा। दैट इज द बेसिक थिंग।
अच्छा, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईयर के बेस पर एडमिशन होगा या सेकेंड ईयर के बेस पे? बेटा कंबाइन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, जिसको हम इंटरमीडिएट परसेंटेज कहते हैं, उस बेस पे एडमिशन होता है। तो खाली फर्स्ट ईयर, खाली सेकेंड ईयर, ये हमारे पास किसी इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी का एडमिशन नहीं है, ये मेडिकल स्कूल्स का एडमिशन है। तो इसके अंदर आपके पास कंबाइंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की परसेंटेज दोनों काउंट की जाती है, ग्रेड 11 ग्रेड 12 कंबाइंड। अच्छा, एनी कोटा एट डीएमसी फॉर पंजाब डोमिसाइल? नहीं बेटा, पहले कभी हुआ करता था, बट अब हमारे पास पंजाब कोटा की कोई सीट्स मौजूद नहीं है और इसको खत्म कर दिया गया। यूजुअली आमतौर पर पंजाब को, अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का है तो आप पंजाब के यूनिवर्सिटीज के अंदर जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 40% इंटरमीडिएट रिजल्ट इज काउंटेड, देन in that ratio is selected subject being counted or compulsory as well। जो 40% इंटरमीडिएट रिजल्ट काउंट हो रहा है, अगर आप सिर्फ जो आखान यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर आखान यूनिवर्सिटी की बात करेंगे ना, एकेयू की, तो उसके अंदर तुम आपके पास सिर्फ क्या होता है, वो कंपल्सरी सब्जेक्ट को एलिमिनेट कर देते हैं, वो सिर्फ आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट देते हैं। लेकिन आप नम्स का एमडी कार्ड दे रहे हो या आप बेसिकली एमपी कार्ड दे रहे हो, सिंध का प्रोविंशियल लेवल पे जो आप टेस्ट दे रहे होते हैं वो आप दे रहे हो, तो आपके पास हमेशा फुल आपके कंपलसरी, अगर आपने इंटरमीडिएट किया, एफएससी किया है, आपके कंपलसरी एज वेल एज आपके जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे वो सब मिला के काउंट होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर मेडिकल स्टूडेंट्स वांट टू स्विच इनटू इंजीनियरिंग, इज इट पॉसिबल? या दे पीपल आर गोइंग फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, या दे आर गोइंग फॉर द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्वालिफाई करते हैं फॉर एनएडी, और वो वहां सिक्योर करते हैं। बिल्कुल, और उसके टेस्ट की प्रिपरेशन जब आप एमडी कैट की प्रिपरेशन करते हो तो वो साथ साथ हो जाती है। मेरा डोमिसाइल केपी का, एक और स्टूडेंट का सवाल है, मेरा डोमिसाइल केपी का है तो मैं क्या करूं? तो आप बेसिकली केपी के की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे। देखिए बेटा, आप कॉमन सिलेबस है, सिलेबस तो कॉमन है ना, चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा में आप अप्लाई कर रहे हो या फेडरल में अप्लाई कर रहे हो या सिंध में अप्लाई कर रहे हो, आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, आपका सिलेबस सेम है। तो आपने करिकुलम सेम फॉलो करना है, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास सेम होगी, चाहे आप यहाँ से प्रिपेयर करते हैं, केपीके से प्रिपेयर करते हैं, या आप पंजाब में कहीं से प्रिपेयर करते हैं। और आपका अगर डोमिसाइल केपीके का है तो आप केपीके की यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करेंगे। एग्रीगेट में ए लेवल्स की परसेंटेज मोस्टली ओ लेवल्स के ग्रेड से होती है। बेटा, जो आपकी इक्विवेलेंसी बनेगी वो बेसिकली यस, ए लेवल्स जो ओवरऑल इक्विवेलेंसी बनेगी उसमें आपके ओ लेवल्स के ग्रेड्स भी होंगे और ए लेवल्स के ग्रेड्स भी होंगे, बिल्कुल मौजूद होंगे। वो 8 ग्रेड आपके ओ लेवल्स के होंगे, दूसरे ए लेवल्स के ग्रेड्स भी होंगे। और हम कोशिश करेंगे इसका एक शॉर्ट वीडियो तमाम ए लेवल्स स्टूडेंट के लिए कि किस तरीके से हम इक्विवेलेंसी कैलकुलेट करते हैं, इसकी कोई एक शॉर्ट वीडियो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आपके साथ शेयर कर दें, अपने डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू, और उन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो मौजूद हो, और आप उस एक क्विक छोटे से एक रिव्यू के अंदर आप देख सकें किस तरीके से होगा। तो जरूर साइन इन कर लीजिएगा, लॉग इन कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता लग सके उनके बारे में। लाइक बायोमेडिकल इंजीनियर, इज इट नेसेसरी टू गेट द मैथ्स पेपर फर्स्ट? नो मेरा बच्चा, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए किसी भी किस्म के मैथ्स के पेपर की जरूरत नहीं है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, ये 3 तरह की इंजीनियरिंग है जिसके लिए आपके पास, अगर आपने बायोलॉजी के पेपर दिया हुआ है तो दैट इज इट, आप इनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकी भी स्पेसिफिक लिमिटेड सीट्स हमारे पास मौजूद हैं अगर हम बात करते हैं एनईडी के अंदर। गैप ईयर लेने से 10%, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, गैप ईयर लेने से 10% मार्क्स कम हो जाते हैं। ये एक कई अरसे पहले कदीम जमाने में हमारे पास ये बात हुआ करती थी, लेकिन अब ये बात खत्म हो गई है। आप गैप ईयर लेते हैं तो परसेंटेज आपकी कम नहीं होती है। इसके अलावा फुली ऑनलाइन क्लासेस टेस्ट कौन से वे से लिए जाते हैं? देखें, फुली ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो लाजमी सी बात है पोर्टल बेस्ड टेस्टिंग होगी और आपके पास ऑनलाइन टेस्टिंग अवेलेबल होगी। ऑनलाइन टेस्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं। जो जो टेस्ट आपके टॉपिकल बेस्ड होते हैं उनका होना भी ऑनलाइन चाहिए। देखिए, देयर इज अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई एक टेस्ट, मैंने 2 टॉपिक प्रिपेयर किए हैं तो मैं 2 टॉपिक का टेस्ट दे दूं, रादर देन मैं उस जब तक के, क्योंकि फिजिकल बेस्ड टेस्टिंग के अंदर हमारे पास कहाँ फंस जाता है हमारा बच्चा स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, उसने 2 टॉपिक प्रिपेयर किए, अब वो जा रहा है टेस्ट देने और वो टेस्ट हो रहा है पूरे पूरे चैप्टर का जिसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हैं, 11 टॉपिक्स हैं। तो अब बच्चा बोल रहा है मैंने तो 11 टॉपिक्स का प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिला, जबकि उसके पास ऑनलाइन टेस्टिंग के अंदर ये सबसे बेसिक अवेलेबिलिटी फैसिलिटी मौजूद होती है। वो क्या करता है कि वो 2 टॉपिक्स प्रिपेयर करता है, दोनों टेस्ट देता है, दोनों टॉपिक्स के टेस्ट देगा, एंड देन वो उसी वक्त जज कर लेगा उसकी पढ़ाई में क्या हो रहा है, ताकि अगले जो 9 टॉपिक्स हैं उनको बेहतर प्रिपेयर करेगा और बेहतर तरीके से उनको अटेम्प्ट कर पाएगा। तो यस, जब आपके पास ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो आपकी
पोर्टल बेस्ड टेस्टिंग होगी और इंशाल्लाह उसके अंदर आप हर तरीके से, आपके पास सारे के सारे टेस्ट पोर्टल बेस्ड अवेलेबल होते हैं, तो आप हर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बलूचिस्तान का डोमिसाइल है, कराची में एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। बलूचिस्तान का डोमिसाइल है, आप बलूचिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका बोलान मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है और उसकी रेसिप्रोकल सीट्स आपको यहाँ पे कराची में मिल जाती हैं, तो देन बिल्कुल गुड लक फॉर दैट पार्ट। अदरवाइज अगर आपके पास बलूचिस्तान का डोमिसाइल है तो यस, बलूचिस्तान में ही एडमिशन होगा। अगर आप पंजाब में एमडी कैट टेस्ट देंगे देन वी कैन टेक एडमिशन इन सिंध यूनिवर्सिटी, आई डोंट थिंक सो। आपको बेसिकली सिंध में ही टेस्ट देना है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप सिंध में टेस्ट देंगे, अगर आप सिंध में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास सिंध का डोमिसाइल है, अगर आपने सिंध में एडमिशन लेना है तो व्हाई नॉट आप सिंध के अंदर टेस्ट दें। हाँ, आप भले प्रिपरेशन सिंध के इंस्टीट्यूट से करें और उसके बाद अगर आप पंजाब में रहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑनलाइन फैसिलिटीज को अवेल करें और फिर साथ साथ क्या करें, उनके थ्रू आप क्या करें, जब अब आपका एग्जाम हो आप यहाँ आकर एग्जाम पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास पूरे पाकिस्तान से जो यहाँ पे आके प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करने के बाद स्पेसिफिक दैट लोकलाइज एरिया में जाकर अपना एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। yes, does Anis Hussain also prepare for a NUMS MD-CAT? yes मेरा बेटा, जो हम एक्चुअली NUMS का MD-CAT है उसकी प्रिपरेशन भी हम कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमारे पास पूरी तरह से वो भी अवेलेबल है। तो आप उस कोर्स की डिटेल लेना चाहें तो आप इन नंबर्स को अगेन कांटेक्ट करके और फिर उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन भी ले लें। बिल्कुल, अनीस हुसैन NUMS के MD-CAT की प्रिपरेशन भी कराता है। What should be your main target, MD-CAT or 12th standard? देखो, इंडिविजुअल शुड बी अ मल्टीटास्किंग इंडिविजुअल। मैं डॉक्टर हूँ, इसका मतलब है मैं हॉस्पिटल में पढ़ा रहा हूँ, घर के काम सारे छोड़ दूँ, पढ़ाना छोड़ दूँ, और इसके अलावा बाकी मेरी जिंदगी में सिवाय पेशेंट हो और उनका ठीक होना हो और दैट्स इट। आई डोंट थिंक सो, दैट शुड बी अ लाइफ। ये लाइफ नहीं होती। आपको मल्टीटास्किंग होना बहुत जरूरी है। तो आप अपना इंटरमीडिएट ग्रेड 12 भी देखेंगे और साथ साथ आप एमडी कैट की प्रिपरेशन भी करेंगे। आप में से कोई भी मेरा ख्याल है, देखें, दो तरह के लोग होते हैं। एक, किसी शख्स को समझाया जाए और उसको फिर भी ना समझ में आए, मैं उनको बदकिस्मत कहता हूँ। ऐसे ऐसे तमाम लोगों को दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जिनको सही बात बताई जाए लेकिन फिर भी वो ना करें। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए भाई, अगर मुझे जन्नत में जाना है तो मैं आज से नमाज शुरू करूंगा, अभी से नमाज शुरू करूंगा। ये थोड़ी मैं इंतजार करूंगा चलो मैं बूढ़ा हो जाऊं फिर मैं नमाज पढ़ूंगा ताकि मुझे जन्नत में जगह मिल जाए। ऐसा नहीं है ना। तो जब एक बात बहुत थॉरली समझाई जाती है कि स्टूडेंट को कि देखें आपका 12th स्टैंडर्ड भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ एमडी कैट की प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट है और उसका वेटेज ज्यादा है। खाली 12th स्टैंडर्ड का वेटेज देखोगे तो दैट इज 20%। 40% है ना टोटल इंटरमीडिएट, तो 20% फर्स्ट ईयर एंड 20% सेकंड ईयर, और आपके पास 50% वेटेज है एमडी कैट का। तो आप में से कोई बदकिस्मत इंसान होगा जिसको ये बात, जैसे पूरा सेशन लिया, समझा इस बात को, और उसके बाद वो फिर ये सोचता है कि 12th स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है रादर देन एमडी कैट, तो फिर तो ये पूरा सेशन बेकार हो गया उसके लिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एड्रेस की जा रही है कि एमडी कैट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एमडी कैट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो व्हाई wouldn't we have that culture? हम ये कल्चर थोड़ी डेवलप करते हैं एमडी कैट का। देखो, किसी को भी शौक नहीं पड़ा एक ऐसा काम करने के लिए जिसके अंदर कोई कोई पर्पस ना हो, कोई मीनिंग ना हो। इसका बहुत मेजर पर्पस है, मीनिंग है, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दिस। इसके अलावा AQ वर्सेस एमडी कैट डिफरेंस इन कोर्सेज, या कोर्सेज का डिफरेंस होता है, कोर्सेज के एक्सटेंट का डिफरेंस है, करिकुलम में डिफरेंस है, टॉपिक्स का डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है उसके। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फील्ड है, उसके लिए आप एमडी कैट की जब प्रिपरेशन करेंगे तो आप एनईडी के टेस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट रिजल्ट इज नॉट गुड बट यू इंप्रूव योर एमडी कैट, इज इट पॉसिबल टू गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी? या अगर आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अच्छा ना आए, आप सेकंड ईयर में बहुत मेहनत करें, बहुत अच्छा रिजल्ट स्कोर करें और आप एमडी कैट के अंदर तो एकदम बिल्कुल 185 प्लस स्कोर ले आए, तो या यू कैन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर एडमिशंस। इसके अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। डोमिसाइल ऑफ कराची, कैन आई गेट एडमिशन इन एनी मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ पंजाब? नो। if you have a domicile of Karachi you can get an admission in NUMS affiliated, जो हमने बात की थी आर्मी मेडिकल कॉलेज, उसके अलावा कहीं नहीं। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं? इसके लिए आपको हमारे पास जो कॉन्टैक्ट लिस्टिंग है, इस कॉन्टैक्ट लिस्टिंग के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करेंगे और कॉन्टैक्ट करके आप वहां से सारी स्केड्यूल डिटेल, एक एक चीज आप
हासिल कर सकते हैं। और ये कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, तो आप इसको अपने साथ इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सेव कर लें। स्क्रीन सेविंग कर लेंगे तो आपके पास बहुत आसान हो जाए। और याद रखिएगा 21 अगस्त से हमारा जो है ना वो पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो 21 अक्टूबर से, तो 21 अक्टूबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट सेशन के अंदर। लेकिन इसकी कब बाकी स्केड्यूल डिटेल को आप ले सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स से, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन है। सिंध बोर्ड का स्टूडेंट एक ही टेस्ट दे सकता है, कोई मुश्किल आ सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ सकती। ये तो आप पहले से सोच रहे हैं कि मुश्किल आ सकती है, तो आ सकती है। आई डोंट थिंक सो। सिंध बोर्ड का स्टूडेंट कोई भी टेस्ट दे सकता है। देखें, ये आप क्यों सोचते हैं कि सिंध बोर्ड का एक स्टूडेंट है वो कोई टेस्ट दे सकता है कि नहीं दे सकता? क्या मतलब है सिंध बोर्ड के टेस्ट स्टूडेंट का? क्या मतलब है इसका? देखें, सिंध बोर्ड के स्टूडेंट की मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो सिंध बोर्ड की नई बुक्स हैं, जो ग्रेड 11 और ग्रेड 12 की बुक है, मैं 11वीं में पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। और मैं फेडरल बोर्ड को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं एकेयू बोर्ड को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये इस वक्त सबसे हाई लेवल, हाई डिटेल्ड, एक्सटेंसिव डिटेल्ड बुक्स हैं। इवन वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने अपने मेड मेड स्कूल के अंदर ग्रेड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में डिस्कस की। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये सेंट बोर्ड का स्टूडेंट बहुत कुछ कर सकता है। हर सेंट बोर्ड के स्टूडेंट के अंदर पोटेंशियल होता है। एवरी स्टूडेंट हैव अ पोटेंशियल। हर स्टूडेंट, चाहे किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, उसके अंदर पोटेंशियल होता है, बट आपको उस चीज को सही लाइन में एड्रेस करना होता है। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड के लिए पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज कितना अच्छा, देखें, देखें सेफ है एम्ब्रियोलॉजी। व्हाट यू मीन बाय एम्ब्रियोलॉजी? अगर आप मास्टर्स इन एम्ब्रियोलॉजी बात करें तो आपको उसके लिए पहले एमबीएस करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन गो फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। और क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी अलग से कोई फील्ड लाई नहीं करती, तो आपको मास्टर्स करना पड़ेगा इस आफ्टर योर एमबीबीएस, एंड यू कैन अप्लाई फॉर द पीएचडी प्रोग्राम इन दैट। तो बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा बीएस न्यूट्रिशन के लिए भी एमडी कार्ड देना होगा। बेटा एमडी कार्ड की प्रिपरेशन कर लेंगे ना आप, तो उसके बाद आप बीएस न्यूट्रिशन का टेस्ट भी दे सकते हैं, फार्म डी का भी टेस्ट दे सकते हैं, डॉक्टर फिजियोथेरेपी का भी टेस्ट दे सकते हैं, कहीं का भी टेस्ट दे सकते हैं। आपका लेवल बिल्कुल ही डिफरेंट अपग्रेड हो जाता है। तो उसके बाद आप किसी भी किस्म का कोई भी टेस्ट एड्रेस कर सकते हैं, कोई भी कैट टेस्ट दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे टेस्ट के लिए आप जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, एस्थेटिक फिजिशियन या एनेस्थेटिक फिजिशियन की अगर आप बात करोगे, देखें, एस्थेटिक फिजिशियन, यूजुअली एस्थेटिक फिजिशियन अभी तक हमारी एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज नहीं हुई है फील्ड। इसके अलावा अगर आप एनेस्थेटिक फिजिशियन की बात करें, जो बीएस इन एनेस्थीसियोलॉजी होता है, वो बिल्कुल हमारे पास बीएस प्रोग्राम्स है। अगेन उसका भी मास्टर्स प्रोग्राम मौजूद है, और वो आप नम्स के थ्रू मास्टर्स कर सकते हैं उसके अंदर, नस के थ्रू। ठीक है, नस एंट्री टेस्ट कराची में ही होता है। जो नम्स का एग्जाम होगा, यस बिल्कुल वो कराची में ही होगा। देखिए सेंटर्स होते हैं ना, तो कराची में इनका सेंटर्स अलग अलग है। कराची के बच्चों का कराची में एग्जाम होता है, बाकी हैदराबाद के स्टूडेंट्स वहाँ का एग्जाम होता है। ये तो आपके ऊपर आप कौन सा अपना सेंटर सिलेक्ट करते हैं, उस जगह पे एग्जाम होता है। इससे कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। अच्छा, न्यूट्रिशन और डर्माटोलॉजिस्ट के लिए भी एमके, देखा डर्माटोलॉजिस्ट एमबीबीएस करने के बाद 5 साल की स्पेशलाइजेशन है डर्माटोलॉजी। ठीक है, प्लीज इसको इस तरह मत कीजिएगा। और हमारे पास अगर डर्माटोलॉजी, बीएस इन डर्माटोलॉजी बात करें, तो बीएस इन डर्माटोलॉजी हमारे पास क्या है? बीएस इन डर्माटोलॉजी हम यूजुअली क्या करते हैं, ये हमारे पास बिल्कुल हुआ करता है। इसके लिए भी और न्यूट्रिशन के लिए भी आप एमडी कैट जैसा एग्जाम आप दे सकते हैं। इनका कैट एग्जाम अलग होता है, बट यस इनका एग्जाम आप बिल्कुल दे सकते हैं जब आप एमडी कैट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो अगर आप एमडी कैट की प्रिपरेशन कर लेंगे तो यू कैन अप्लाई फॉर एनी एग्जाम इन दैट पार्ट। फिजिकल टेस्ट कंडक्ट होते हैं रेगुलर क्लासेस में। बेटा देखें, जैसे मैंने कहा फिजिकल टेस्टिंग भी होती है। जैसे मैंने आपको समझाया ना, देयर आर टू वेज ऑफ टेस्टिंग। देखो, एक टेस्टिंग है, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कल को वो एक और लॉकडाउन आ जाता है, फिर क्या करो? फिर हम दोबारा से ऑनलाइन टेस्टिंग की तरफ शिफ्ट करें। एक एक अप्रोच है, एक लर्निंग अप्रोच है। आपके पास दो टारगेट्स हैं। एक, कि आप एक स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग करें, और एक आपके पास फिर एग्जाम बेस्ड फिजिकल टेस्टिंग हो। तो दो तरीके हैं ना।
एक फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या तरीका है, मैं टॉपिकल टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहता हूं, तो मैं टॉपिकल टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करूंगा? मैं टॉपिकल टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा, मेरे लिए ज्यादा बेहतर है ऑनलाइन अवेलेबिलिटी की, कि मेरे पास एक लिंक है, जैसे आई हैव टू क्लिक दैट लिंक, क्वेश्चन आएंगे मेरे पास, ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करने का ना मेरे दो टॉपिक का देना, 3 टॉपिक का देना है, 5 टॉपिक का देना है, 10 टॉपिक का देना है, जितने टॉपिक्स प्रिपेयर किए मैंने उनका एग्जाम दे दिया, और वो साथ साथ मेरे पास टेस्ट आ गए, स्कोर आ गए। जो चीज आपके पास सामने आ गई है, कोई उसमें डिस्कशन रिक्वायर्ड है, आप अपने टीचर से बिल्कुल आराम से इजीली व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हैं, फिजिकल प्रेजेंस भी डिस्कस कर सकते हैं, आराम से अवेलेबिलिटी मौजूद है। ठीक है, एक तो मसला हल हो गया। दूसरा, फिर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट की बात करें, जो एग्जाम बेस्ड टेस्ट होते हैं, बिल्कुल एग्जाम जैसे टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट जिसको कहते हैं, वो मॉक टेस्ट हमारे पास रेगुलर रूटीन के साथ फिजिकली हो रहे हैं। लास्ट ईयर हमने 6 मॉक टेस्ट लिए। अगर एक बच्चा 6 दफा एग्जाम सॉल्व करता है, तो आई डोंट थिंक सो 7वीं दफा उसे एमडी कैट में कुछ अलग सा लगेगा एग्जाम को सॉल्व करता हुआ। मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है ऐसा। तो मेरा मानना है कि एक बच्चे को बहुत कम टाइम लगता है, अगर वो क्या करता है, अगर हम देखें वो अगर वो तरीके से क्या करता है, एग्जाम को अटेम्प्ट करता है तो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, सर आई हैव डन माय एसएससी फ्रॉम एकेयू विद 85.9 परसेंटेज, माशाल्लाह सर, दैट्स गुड, straight A, okay. It stars in A in all subject in SSC 1 and 2 both. It has been a little tough to adjust in Sinboard, but I'm trying my level best. I have now shifted to Sinboard too. I want to apply for MDCAT as well as biomedical engineering and biotechnology. What would you refer? देखो, मैं दो चीज इसके अंदर, सबसे पहले एमडी कैट का एग्जाम दोगे ना, एमडी कैट की प्रिपरेशन करोगे, तो उसके अंदर जैसे मैंने बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज के जो भी एडमिशन टेस्ट होते हैं उसकी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी ना, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर लो, उसके साथ साथ दोनों की प्रिपरेशन करो, और आप दोनों जगह अप्लाई करो। देखो, डिपेंड करता है ना, अगर मेरा इंटरेस्ट, देखो मेडिसिन इज अ फील्ड, दैट्स अ huge things for me, medicine is something else। तो हर किसी का एक सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो अगर मेरा इंटरेस्ट है मेडिसिन, तो अगर मैं मेडिसिन करता हूं, तो अल्टीमेटली मुझे कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से मैं मल्टी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकूं। सो अनीस हुसैन आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पे आप एमडी कैट की प्रिपरेशन करोगे, तो आपके पास मल्टीपल कोर्सेज के अंदर क्या होगा, एंट्रेंस के लिए रास्ता होगा। तो आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, बेहतर तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो। तो मैं देखो, मैं कोई भी मशवरा दे सकता हूँ अपने लिए, किसी भी स्टूडेंट को अपनी बात करता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही बात करूँ, तो मैं मशवरा कोई भी दूंगा ना, तो अपने आप को दूंगा। आपको कोई भी मशवरा दूंगा आपके हिसाब से, आपको आपका क्या, आप किस मेंटल लेवल पे चीजों को ले रहे हो, क्या अप्रोच है, किस तरह की साइकोलॉजी डेवलप की हुई है। तो ये सारी चीजें ना आपके पास वक्तन फवक्तन आप क्या कर सकते हो, जब एडमिशन ले लोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल टीचर्स मिलेंगे, मल्टीपल काउंसलर्स मिलेंगे, उनसे गाइडेंस लो, उनसे देखो, डिस्कस करो और डेवलप करो अपनी बात को बेहतर। इसके अलावा इसके अलावा एक क्वेश्चन है, सिंध बोर्ड के स्टूडेंट सिंध बोर्ड की बुक्स फॉलो करें या फेडरल फॉर एमडी गाइड? भाई आपका एक करिकुलम होगा जिसमें आपको सिंध बोर्ड का कंटेंट फॉलो करना है, वो तो बेसलाइन है। बहुत सारी चीजें आपको फेडरल बोर्ड से कंटेंट को फॉलो करना पड़ेगी, तो वो आप फॉलो करेंगे, और उसके लिए ही आपको यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। एक काउंसलिंग सेशन के अंदर मैं ये बात बिल्कुल नहीं बता सकता कि कौन सी बुक फॉलो करनी होती है, इसके लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, लाजमन सी बात है। तो फिर आप हर चैप्टर के अंदर, हर टॉपिक के अंदर वेवलेंथ समझ पाओगे हर टॉपिक की, कि कौन से टॉपिक को क्या कहाँ से देखना है, किस तरीके से लेके चलना है। ये सारी चीजें आपको थ्रू आउट द सेशन गाइडेंस मिलती है, उसके थ्रू होता है। अच्छा, इसके अलावा एमडी कैट के लिए कब और कहाँ रजिस्टर करें? एमडी कैट के लिए आप, जो ये आपको नंबर्स गिवन है, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें, और इन नंबर्स पे कांटेक्ट करते हुए आपके पास, क्योंकि मल्टीपल बैच होंगे, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, डिफरेंट टाइमिंग्स होंगी, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स होंगे, तो आपको जो आपके लिए फीसिबल हो उसके अंदर अब आपने अपना आपको रजिस्टर करें। ऑनलाइन एमडी कैट के सेशन के बारे में गाइड करें बेटा। ऑनलाइन एमडी कैट के सेशन के बारे में यही है कि आपकी ऑनलाइन तमाम क्लासेस होंगी, प्रॉपर ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम होगा, प्रॉपर हर चीज की आपके पास डिटेलिंग मौजूद होगी। जिस तरीके से हम फिजिकल चीजों को एड्रेस करते हैं, उसी तरीके से ऑनलाइन एड्रेस करेंगे। 21 अक्टूबर से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है। आप अपने आप को जल्दी से रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के साथ जो जिस भी आप डिटेल्स के साथ रजिस्टर करते हैं, उन्हीं से आप बेसिकली उसकी बाकी सारी जितनी भी फॉलोअप डिटेल्स हैं वो मांग लीजिए। आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, क्लास डिस्कशन क्लासेस अलहदा मिलेंगी, साथ साथ आपके
पास क्वेरी क्लासेस होंगी, उसके अलावा आपके पास बाकी जो है टेस्टिंग सिस्टम होगा, और फिर टेस्टिंग के साथ साथ टीचर्स एसोसिएट होंगे, और उन टीचर्स के थ्रू आप जो है अपने तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। एनईडी में एमडी कैड स्टूडेंट के लिए 3 फील्ड्स के अलावा या कोई नहीं है, नहीं 3 फील्ड्स हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड इंजीनियरिंग। दैट्स इट, फूड एंड साइंसेज नहीं है, फूड इंजीनियरिंग। ठीक है, फॉर डोमिसाइल ऑफ इन 3 फील्ड्स के अलावा कोई नहीं। फॉर डोमिसाइल ऑफ कराची फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर रिजल्ट्स फ्रॉम इंटीरियर्स एंड डजंट मैटर ना, बिल्कुल भी नहीं मैटर करता, आपके डोमिसाइल होना चाहिए बस कराची का। डेमो क्लासेस पॉसिबल हैं, आप बेसिकली जैसे मैंने कहा कैंपस डिटेल्स हैं, आप कैंपस डिटेल पर कॉल कीजिए, पूछ लीजिए कि कोई एक डेमो सेशन या हमारे पास जो पहला जो भी ओरिएंटेशन सेशन होता है उसमें आइए, उसमें आके ओरिएंटेशन सेशन लीजिए, देखिए उसके अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई इशू नहीं होगा। एमडी कैट 2024 के टेस्ट के लिए कब और कहाँ रजिस्टर करना है? देखिए टेस्ट के लिए तो रजिस्ट्रेशन आपके पास ओपन होगी मई जून में, फिलहाल आप उसकी प्रिपरेशन के लिए अनीस हुसैन में रजिस्टर करेंगे अपने आप को, ताकि आप उसकी प्रिपरेशन कर सकें। पहले प्रिपेयर करेंगे ना, टेस्ट थोड़ी दे देंगे जाके डायरेक्ट, पहले प्रिपेयर करें अपने आप को, एंड फिर अनीस हुसैन आपको इंशाल्लाह वैसे ही प्रॉपर्ली खुद ही गाइड करेगा कि कैसे टेस्ट की रजिस्ट्रेशन हो रही है, किस तरीके से होगी, कब होगी, क्या होगा, वो सारी गाइडेंस आपको मिलेगी। Is MDCAT only for MS and BDS field? For other medical fields, do we have to give any other test? Yes, बिल्कुल इकरा ऐसे ही होता है हमारे पास। MBBS और BDS के लिए आपके पास क्या है, सबसे पहले MDCAT है, उसके अलावा आपको फिर क्या करता है, दूसरी फील्ड्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दूसरा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, बट अगेन उसकी प्रिपरेशन वही होती है, उसका एग्जाम सिनेरियो वही होता है जो MDCAT का होता है। इसके अलावा DOHS में मेरिट पर एडमिशन के लिए MDCAT में मैक्सिमम मार्क्स तो तुम 200 कर लो, मैक्सिमम है ना, ठीक है, लेकिन जनरली अच्छा स्कोर कितना होता है, 180 प्लस। फिजिकल टेस्ट होते हैं रेगुलर क्लासेस में, देखो बेटा रेगुलर क्लासेस में टीचर्स जो है ना वो टॉपिकल क्वेश्चन डिस्कशंस करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है रादर देन फिजिकल टेस्टिंग। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चे को बिठाऊं और मैं बोलूं आज हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि आज हम टेस्ट लेंगे, एक एग्जांपल देता हूँ, 3 घंटे की मेरी क्लास है और 3 घंटे वीकली मेरी क्लास, और क्लास के अंदर मैं बच्चे को बैठाऊं और टेस्ट लूं, और बच्चा आधे घंटे का टेस्ट 45 मिनट का कर दे, यानी 30 मिनट्स को 45 मिनट्स कन्वर्ट कर दे, फिर उसकी डिस्कशन के अंदर मैं क्या कर दूं, मैं उसकी डिस्कशन को 45 मिनट और डिले कर दूं, और जाहिर सी बात है मेरे पास 1.5 घंटा इसमें जाया हो जाए। इससे ज्यादा बेहतर क्या है, मैं पढ़ाते हुए हर टॉपिक को के क्वेश्चन सॉल्व कराऊं बच्चे को, और फिर बोलूं जाके आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करो जो टॉपिक बेस्ड टेस्ट है। और बहुत दफा ऐसा होता है, बहुत सारे टीचर्स हमारे पास ऐसे हैं, यस बिल्कुल, दे डू दिस थिंग, दिस रेगुलर एक्सरसाइज, क्या वो एक्सरसाइज कराएंगे क्लास के अंदर, एंड देन ऑनलाइन टेस्टिंग एंड देन फिजिकल टेस्टिंग, दैट्स द लेवल ऑफ पैटर्न ऑफ टेस्टिंग। अनीस हुसैन और दूसरे इंस्टीट्यूट्स में क्या फर्क है? देखें मेजरली अगर हम बात करते हैं, हर इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर रहा है, हर अपने पोटेंशियल पर अच्छा काम कर रहा है, हम बहुत अच्छा क्या काम कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखें बहुत अच्छा काम ये हो रहा है कि सबसे पहली बात एक पूरा प्रॉपर सिस्टमिक ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक इंडिविजुअल है और उस इंडिविजुअल का एक स्पेसिफिक रोल है टू हेल्प यू आउट, ताकि आप मेड स्कूल जा सकें, ताकि आप उस सीढ़ी पे चढ़ सकें जिस सीढ़ी को मेडिकल स्कूल की तरफ लेकर जाते हैं, और हर सीढ़ी का, हर स्टेयर का एक डिफरेंट हमारे पास लेवल है, और वो डिफरेंट लेवल एक एक इंडिविजुअल ने संभाला। तो सबसे बेसिक बात एक सिस्टमिक ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे इंडिविजुअल्स आपको ओन करेंगे, चाहे वो एडमिन स्टाफ हो, चाहे वो आपका क्लास टीचर हो, चाहे वो आपके एसोसिएट टीचर्स हो, चाहे वो आपके काउंसलिंग टीचर्स हो, चाहे वो आपके काउंसलिंग कोऑर्डिनेटर्स हो, चाहे वो आपके कैंपस कोऑर्डिनेटर्स हो, चाहे वो आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर, डिफरेंट लेवल्स, हर लेवल पर इंडिविजुअल आपको ओन करेगा, आपको लेके बैठेगा, आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को एड्रेस करके आपको लेकर आगे चलेगा, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जनरलाइज प्रॉब्लम को विद इन द क्लास हल कर दिया जाएगा, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टीचर इंडिविजुअल बेसिस पे लेके चलते हैं। यहाँ टीचर्स एंड स्टूडेंट का टैग बहुत इजी होता है, आसान होता है अपनी बात किसी से कहना, अपनी बात किसी से समझना।
तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रिपरेटरी मटेरियल बहुत ऑथेंटिक है, बहुत ऑर्गेनाइज है, बार बार हुए हुए काम पे है। तो आप अगर, मैं बायोलॉजी के स्पेक्ट्रम से बात करता हूँ, तब जब भी अगर फिजिक्स के स्पेक्ट्रम से बात करूँ या केमिस्ट्री के स्पेक्ट्रम से बात करूँ, तो हर चीज इतना इंग्लिश, हर चीज इतना प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज है कि आपको किसी और चीज की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं रहती। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और लास्टली, जैसे मैंने कहा, लेगेसी है, टू रीडू दैट थिंग, कि बार 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 बच्चों का एडमिशन होता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और लास्टली, दोज इंडिविजुअल्स जो आपको कंटिन्यूसली मोटिवेट करके रखेंगे फॉर द होल ईयर, ताकि आप ग्रिप कर सकें और ग्रो कर सकें। इसके अलावा 21 से कौन सी क्लासेस स्टार्ट है? जो कि हमारे पास स्पेसिफिकली ऑनलाइन बैच होगा, जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन एस्पिरेंट्स के लिए, जो ऑनलाइन बैच होगा, टोटली ऑनलाइन होगा, वो हमारे पास 21 अक्टूबर से क्लासेस हैं। उसके अलावा बाकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, हमारे काफी बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को रजिस्टर करें। डॉक्टर्स आउट ऑफ कंट्री के लिए बताएं कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कब करना है। पहले डॉक्टर बन जाए, फिर उसके बाद कर लीजिएगा, बिल्कुल मना नहीं कर रहे आपको। तो पहले डॉक्टर बन जाएं आप, और फिर उसके बाद आप आ जाइएगा यहीं पे, मैं यहीं पे हूँ। फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा प्लैप क्या होता है, एमएलई क्या होता है, डबल आई डबल एम डबल ई क्या होता है। इसके अलावा बेसिकली अगर आपने मिडल ईस्ट के लिए टेस्ट देना है तो वो क्या है, ऑस्ट्रेलियन डबल आई डबल एम क्या है, वो सब डिस्कशन हम बाद में करते हैं। हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकेंगे अगर हम यहाँ 1 और 2 साल एमडी कैट यहाँ से क्लियर करें तो। अगर आप यहाँ से एमडी कैट क्लियर करें तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? यस, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि हमारे पास मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज हैं, उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए एग्जाम देना होगा, और साथ साथ उनकी अगेन एक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। यस, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 10% डिडक्शन इज स्टिल अ थिंग फॉर A-level स्टूडेंट ना मेरा बच्चा? नो, कोई 10, ये 10% डिडक्शन इज जस्ट अ myth। ये गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। इवन अगर आपका ए होता है तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 94 और 93% एज होती है, तो अब डिडक्शन लेवल्स नहीं है उस तरीके से। अगेन इसका भी एक काउंसलिंग सेशन होगा, और बिल्कुल आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से ये चीजें कंडक्ट की जाती है। सो वी आर डन विद द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। आई होप सो आप, ये प्रोडक्टिव होगा बहुत काउंसलिंग सेशन आपके लिए, एंड आई होप सो कि आप लोगों को आपके आंसर्स मिल गए होंगे। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा से कभी फिर मुलाकात होती है विद एनी अदर सेशन। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, फी अमान अल्लाह।